हाँ, सो देयर इज अ चांस कि पढ़ते हुए आपको ऐसा लगे कि ये डायरेक्टली इज नॉट कैटरिंग टू योर टेक्निक्स, ठीक है। जो भी आप स्क्रीन का यूज करते हैं या ऑन स्टेज थिएटर के लिए जो यूज करते हैं, बट द थिंग इज दिस, जो 10-11 एक्टिंग टेक्निक्स चुने गए हैं फॉर माय सेशंस, ऑल दीज एक्टिंग टेक्निक्स आर काइंड ऑफ दी टेक्निक्स, ठीक है। उसके बाद ब्रांच आउट्स और हैं कुछ 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 कुछ, बट दीज आर द मेन ट्रेंडिंग टेक्निक्स ऑफ इन एक्टिंग, ठीक है। इसको पता करने से इट विल हेल्प यू टू आंसर इंटरव्यू क्वेश्चंस, इट विल हेल्प यू टू आंसर द सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और एमसीक्यू जो है, इन एमसीक्यू बिकॉज एक्टिंग का जो मेन रूट है, आई नो दैट स्क्रीन एक्टिंग एंड स्टेज एक्टिंग इज डिफरेंट, ठीक है। बुनियादी तौर पे बहुत डिफरेंस नहीं है, बट यस ऑब्वियसली इट्स अ डिफरेंट थिंग। बट आपको एक चीज समझना पड़ेगा, द फाउंडेशन ऑलवेज कम्स फ्रॉम एक्टिंग। इफ यू गेट इनटू एफटीआई आल्सो इन द फर्स्ट ईयर यू हैव टू डू ए स्टेज प्रोडक्शन, realistic stage production. So the question that are expected to come, that you are expected to know, be knowledgeable of, can be included with all these techniques. ओके अंत अंत तक जाते जाते देखो, जो मेजरली मेजर ब्रांचेस है, वो मेजर ब्रांचेस आपको भी समझ में आता है कौन कौन से हैं, ठीक है। पर उस चक्कर में आप आपके हिसाब से जो थोड़े माइनर ब्रांचेस लग रहे हैं उनको नज़रअंदाज ना करें, ठीक है। मान लीजिए अगर आप मेजर ब्रांचेस के बारे में रोज पढ़ रहे हैं, तो एटलीस्ट हफ्ते में 3 बार माइनर ब्रांचेस के बारे में भी पढ़े। पहली बार जब पढ़ेंगे तब तो थोड़ा ऐसा नया नॉलेज लगेगा, बट उसके बाद बाद ऐसे रिवीजन के तौर पे, ऐसे रिफर्बिश के तौर पे, जस्ट ऐसे थोड़ा पॉलिशिंग के नाम पे थोड़ा देख के जाइए, पढ़ते जाइए, ठीक है। एट दिस पॉइंट, एट दिस एज, आई रियली डोंट वांट ऑल ऑफ यू टू लाइक ऐसे किताब खोल के यूपीएससी जैसा पढ़े और उसको रट्टा मारे याद करे। रादर अंडरस्टैंड करे, बिकॉज दैट गोना स्टे लॉन्गर, इट गोना हेल्प यू आफ्टर द एग्जाम ऑल्सो। if you get into it then also it help you, if you don't get into it then also it's gonna help you. The preparation always should be like that, मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, ठीक है। सर वो भी हमें सिखाया जाएगा स्टेज एक्टिंग एंड स्क्रीन एक्टिंग में क्या डिफरेंस है, लिसनिंग एंड ऑब्जर्वेशन में क्या 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 है? एंड एंड में सिखाएंगे, मेजर टेक्निक्स खत्म हो जाएंगे ना, एंड में हाँ सिखाएंगे, यस एंड में पढ़ा देंगे। ओके, क्योंकि वो सब भी क्वेश्चंस आते हैं ना, वो तो एक एक दो दो पेज के आते हैं। यस, देखो, सर एक बात बोलूं सर, बोलो। मैं ना हिंदी मीडियम का हूँ सर, टू बी ऑनेस्ट बता रहा हूँ। मगर हम्म। जब मैं लिखता हूँ ना तो मेरे थॉट में इतने सारे चीजें आने लग जाते हैं, जैसे 2 पेज लिखना होता है ना, मेरे 2 पेज में ही नहीं होता है। दिस इज ए थिंग ऑफ प्रैक्टिस, दिस इज अ थिंग ऑफ प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, यू हैव टू कॉन्स्टेंटली रोज लिखो। नाउ एट दिस पॉइंट व्हेन द एग्जाम इज ऑलमोस्ट एट योर डोर स्टेप, राइट डेली बेसिस। मेरे माइंड में इतने थॉट आते हैं जो हिंदी में मैंने पढ़ा है ना, तो जो मैं बचपन से कंपटीशन ये सब देता था, तो इतने इतने वर्ड्स भरे पड़े हैं ना मेरे पास, इट्स अ वो गुड ना थिंग, इट्स अ गुड थिंग। निकल जाते हैं। और ऐसा लगता है कि चैट जीपीटी से लिखा हुआ हो, मतलब बहुत कोई बोला चैट जीपीटी यूज करा है तूने, ये वो तो। उसका आप टेंशन मत लो, इफ यू आर ऑनेस्ट उसका आप टेंशन मत लो। पर एक ही चीज बार बार लिखो, जो सवाल आज आपने 4 पन्ने में लिखा बिकॉज यू हैव सो मच टू टेल, नेक्स्ट डे उसी सवाल को 2 पन्ने में लिखिए, और अगले दिन उसी सवाल को 1 पन्ने में भी लिखिए, ठीक है। एज एन एक्टर we should be able to articulate in every way possible. We should be able to, जैसे मैं एक दिन आपको एग्जांपल दे रहा था, that the when Ravana came to Chitrakoot and was watching the mountain of Chitrakoot before abducting Sita, then in the performance they depicted for 7 nights that how Ravana is observing different different things. So एक छोटे से एक्शन को भी इतना इलाबोरेट किया जा सकता है, और एक बहुत बड़े इलाबोरेटेड चीज को भी छोटा किया जा सकता है। जैसे आप देख सकते हैं कि बायोपिक जो बनता है, 40 साल 50 साल 60 साल के एक जिंदगी को 2 घंटे में समा दिया जाता है। अगर आप चाहें तो उसको आप 20 मिनट के शॉर्ट फिल्म में भी डाल सकते हैं, और भी शॉर्ट फिल्म 10 मिनट में भी डाल सकते हैं, आप चाहे तो एक शॉर्ट स्टोरी में 3 पन्ने में भी डाल सकते हैं। As an actor, or rather I would say that as a creative person, this is the creativity part of creativity, where you get creative.
that you can stretch and you can shrink. ये जो contraction और एक्सपेंशन है जो एक दिन हम क्लास में बात कर रहे थे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी एस्पेक्ट. इट नॉट ओनली इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ एक्टिंग बट इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ एन एक्टर्स लाइफ. यस Shagota. Sir, as this year there will be 40 marks question for subjective. So is there any chance that they will give us 20 marks question that will be like you have to write properly? Because I have seen in previous years also they have given 20 marks and others are like 10 marks. So this is time like what's gonna happen in this time? I don't get it. 20 marks का तो आ ही सकता है. Okay. About the structure of the exam and everything, Naresh sir will be a better person to go to for the technicalities of it. Okay, but जितना मुझे समझ में आता है, I think it doesn't matter 20 marks or 10 marks. 20 और 10 में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है. It doesn't matter. आप जब subjective prepare करते हैं, तो आप जब ऐसे टाइप में सवाल को तैयार करते हैं, फिर आपको 10 मार्क के लिए पूछा जाए, 20 मार्क्स के लिए पूछा जाए, it's all the same thing for you. You just have to know how to squeeze it into a 10 marks space and how to elaborate it into a 20 marks space. The notes I'm giving you also, you will see that it's more as a header and pointer so that you can remember things easily. So you remember the pointers and then you elaborate it in your own language. I'm again emphasizing on it, in your own language. It's very important to understand that in your own language you have to do it. Okay. ये सर मुझे भी लगता है ना कि 20 मार्क्स 10 मार्क्स 10 मार्क्स का देगा, या फिर अदरवाइज 20 मार्क्स 10 मार्क्स 5 मार्क और 5 मार्क देगा वो. या तो कैसे भी 3 क्वेश्चन या तो 4 क्वेश्चन. मैं कैसे भी मैक्स दे. 4. आप तैयार रहो. मार्क्स पैटर्न के बारे में सोचो नहीं. आपके पास चीजें होनी चाहिए. मान लीजिए आपके पास ली स्ट्रासबर्ग के सारे पॉइंटर्स हैं, आपके लिए वो जरूरी है. अगर मान लो 5 मार्क के लिए ली स्ट्रासबर्ग आया, ठीक है, पॉइंटर के बाद एक ही पैरा में सब एक्सप्लेन करिए, खत्म करिए, खत्म बात. अगर 10 मार्क का आया, हर एक पॉइंट 2-2 लाइन में एक्सप्लेन करिए. अगर 20 मार्क के लिए आया तो हर एक पॉइंट को बहुत ज़्यादा इलेबोरेट करिए, एग्जांपल दीजिए, रेफरेंस लाइए फिल्म से. दैट्स हाउ यू स्ट्रक्चर इट. जितने मार्क्स का पूछा गया है वो एग्जामिनर को भी पता है कि कितने मार्क्स के लिए कितना एक्सपेक्टेड है. ठीक है. अच्छा सर, एक क्वेश्चन है. मतलब कि अभिनेता डायरेक्टर का टूल होता है क्या? हाथों का कठपुतली होता है क्या? एक क्वेश्चन है ये. It's again a subjective question. It depends on how you think about it. There can be answer in favor of this, there can be answer against it also. But जो popular choice है वो ये है कि नहीं है. हाँ, क्योंकि जब आप एज एन एक्टर खुद के वजूद को जब हम टटोलने की कोशिश करते हैं, वजन लेने की कोशिश करते हैं, तो हम हमेशा खुद के सेल्फ डिग्निटी को प्रेफरेंस में रख के उसको ऐसे ही समझते हैं कि I should always have the liberty to express myself in a free setup. Director is there for a collaboration, not to dictate what I am supposed to do. Okay. ओके, बट सर एक चीज है, वो तो हद तक ही जा पाएगा ना. जब जैसे कि अनुराग कश्यप है, वो मोस्टली फ्रीडम तो देते हैं मगर वो तभी राइट करते हैं जब उनको लगता है. और वही चीज है आपका ये क्या नाम है, संजय लीला भंसाली. वो बिलीव करते हैं कि अगर कोई राइटर बहुत अच्छे से लिखा है तो वो आपको करनी चाहिए. मैंने उनका देखा था, मुझे वो क्वेश्चन लिखा, बट दोनों में ना मैं कंफ्यूज हो गया कि वो है क्या, मतलब कि मैं मानूं या ना मानूं. संजय लीला भंसाली पकड़ के रखते हैं और अनुराग बासु छोड़ देते हैं, मगर वो भी एक हद तक ही छोड़ते हैं जब तक उनको नहीं लगता कि हाँ नहीं, मेरा टेक अगर जब तक मेरे अकॉर्डिंग नहीं आया वो नहीं छोड़ते हैं. सी जो आइडियल सिचुएशन है, ठीक है, इन आइडियल सिचुएशन director is the captain of the ship. Fine. When the director is captain of the ship, he brings the primary thought. Okay. प्राइमरी थॉट बोलने से मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर कोई एक स्टोरी है, कोई प्ले है, कोई फिल्म है, उसका कॉन्सेप्ट है, उसका स्क्रीन प्ले है, जो भी है,
उसको हजारों तरीके से दिखाया जा सकता है, ठीक है, हजारों तरीके के नतीजे उससे निकल सकते हैं, हजारों पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, हजारों ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। डायरेक्टर एग्जैक्टली किस मकसद से फिल्म बनाना चाहता है, किस लिए बनाना चाहता है, वो सबसे ज्यादा प्राइमरी फोकस पॉइंट है एक्टर के लिए, क्योंकि डायरेक्टर सबसे पहले इन्वॉल्व होता है और आप बाद में आते हैं। एक्टर पहले आता है और वो जाकर डायरेक्टर ढूंढ के नहीं लाते हैं, दिस इज द रेयरेस्ट केस। ओके, सो डायरेक्टर अपना विजन जो होता है वो एक्टर के सामने पे रखते हैं कि ये मेरा विजन है, दैट्स हाउ आई वांट टू गो। जो हम बात कर रहे थे अलग अलग टेक्निक्स में, दैट यू हैव टू अलाइन योर पर्पस, you have to align your objective with the grand narrative and grand objective also. दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो ये जो आप बोल रहे हैं कि खुला छोड़ता है पर पूरा नहीं छोड़ता है, पूरा छोड़ ही नहीं सकते, पूरा छोड़ते नहीं है, इसका बेसिक डीपर मीनिंग ये है कि ये आपका जिम्मेदारी होता है एज एन एक्टर, इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू अलाइन विद द डायरेक्टर्स विजन। अगर आप दो लोग दो तरफ निकल गए फिर फिल्म का क्या होगा? ये जो डायरेक्टर की कठपुतली है या नहीं है, जब इसके बारे में बात करें तो ये सारे तर्क दे, आप खुद से भी और तर्क निकालें। आप एक काम कर सकते हैं, दोज हु आर इंटरेस्टेड और लाइक जिनको डिस्कस करना है, ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नो दैट यू वांट मी टू डिस्कस एज अ क्वेश्चन आंसर, सेंड मी द क्वेश्चंस ओनली, नॉट द आंसर्स। हाँ, जिनको जो जो क्वेश्चन डिस्कस करना है क्लास में करूंगा तो मैं सबके साथ ही, आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू सेंड मी द क्वेश्चंस ओनली इन व्हाट्सएप। फाइन, कुछ लोग बाद में भी आए हैं, उनके लिए मैं वापस व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ, ठीक है। सेंड मी द क्वेश्चन, तुरंत नहीं करूंगा, लेटर क्लास में, एक दिन क्लास में एकदम शुरू से लेके लंबे टाइम तक विल डिस्कस क्वेश्चन आंसर्स। ओके, चलेगा? Okay, can you start for today's session? Yes. Yes, okay. So today, I was a little confused. Bratoski करके Stella Adler करें, let's do Stella Adler. Okay. So Stella Adler भी बहुत पॉपुलर हैं. She is more popular in the film setup. Lots of popular legendary actresses came under her tutelage. So today we will talk about her technique. Okay. Stella Adler was born in 1901 in New York. All American techniques. Okay, as you can see, everyone is practicing in America, developing their theories in America. February 10 and died 1992, December 21. Born into the famous Yiddish theater family. She was born into a theater family. Very important. बचपन से ही she is exposed to theater and theater performance. The Adlers, daughter of Jacob Adler. Stella Adler began acting professionally at a young age, obviously. She became a founding member of the group theater in the 1930s, जो हम पिछले 3 दिन से बात कर रहे हैं, group theater, alongside Lee Strasberg, Sanford Meisner, Elia Kazan, Harold Perlman. In 1934, feeling frustrated with Strasberg's overemphasis on emotional memory, she studied directly with Konstantin Stanislavski in Paris, an experience that would change her career and philosophy forever. जो थिएटर बेसिकली स्तानिस्लावस्की के फाउंडेशन पे ही बना हुआ है, पूरे के पूरे सारे प्रैक्टिशनर एंड एवरीवन जो स्तानिस्लावस्की के फाउंडेशन पे ही काम कर रहे हैं, मेमोरी पे ही काम कर रहे हैं, गिवन सर्कमस्टेंसेस पे ही काम कर रहे हैं, उसी पे काम करते करते आफ्टर ए पॉइंट शी फेल्ट दैट स्ट्रासबर्ग जो थोड़े बहुत जोर दे रहे थे, ठीक है, उससे उनको लगता है कि उनकी प्रैक्टिस थोड़ी अलग होनी चाहिए। नाउ द थिंग इज दिस, द पॉइंट मोमेंट इन टाइम व्हेन स्तानिस्लावस्की वाज डेवलपिंग हिज टेक्निक, आप नोटिस करिए कि इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू नो दैट तब स्तानिस्लावस्की अकेले काम कर रहे थे,
ठीक है। अकेले मतलब एट दैट पॉइंट ही वाज लीडिंग द प्रैक्टिस। वही थ्योरी बना रहे थे, वही प्रैक्टिस कर रहे थे, उनको ही सही समझ में आ रहा था, उनको ही गलत समझ में आ रहा था, बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट एज ए टीचर टू द एक्टिंग फ्रॉम वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू ऑब्वियसली। ठीक है। क्योंकि इस साइड में जापान में, एशिया में, साउथ एशिया में बहुत सारे ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म के लिए टीचर ट्रेनिंग ऑलरेडी बहुत पुराने वक्त से चालू था। सो वेस्टर्न सेटअप में स्टैनिस्लावस्की वाज द फर्स्ट वन टू लाइक थियराइजिंग एंड टीचिंग एक्टिंग इन अ प्रोफेशनल लेवल। So the moment he like educated, trained a set of actors, a generation of actors, they started thinking about acting in different ways. हैं? Because हम इंसान हैं, हमारा दिमाग है, और दिमाग तो सीधा चलता नहीं है, दिमाग टेढ़ा मेढ़ा चलना जाता है. So after a certain amount of practice, everyone started to develop a different kind of perspective to it. तो उसमें से जो जो ज़्यादा पेशनेट थे, जो अपने पर्सपेक्टिव, अपने थॉट को लेके ज़्यादा क्लियर थे, दे डाइवर्टेड एंड क्रिएटेड देयर ओन प्रैक्टिस। उसमें जो लोग पॉपुलर थे, जो ज़्यादा थियरीज कर पाए, ज़्यादा लोगों के पास पहुंच पाए, उनके बारे में ही हम पढ़ रहे हैं। अभी तक जितने लोगों के बारे में पढ़ा वो तो पढ़ा। नाउ देयर इज अनदर वन, इट्स स्टेला एडलर। स्टेला एडलर पहले स्तानिस्लावस्की के मेथड पे काम शुरू किए ग्रुप थिएटर में, बट आफ्टर अ पॉइंट शी फेल्ट दैट स्ट्रासबर्ग जो कर रहा है वो उसके लिए थोड़ी ज्यादा हो जा रही है। So what she did, she did not immediately start her separate practice. She went to Paris and learned from Stanislavski himself. ठीक है? An experience that would change her career and philosophy forever. वो जो स्तानिस्लावस्की के पास मैडम ने सीखा, that changed everything. After a point, she started her own studio also. Adler taught for decades at her own studio, Stella Adler Studio of Acting at New York University, where her legacy continues. अभी भी है, ठीक है। एडलर की टेक्निक के बारे में हम बहुत इन डिटेल डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर सिमिलर नाउ भी। हम स्तानिस्लावस्की के पैरेलल और ऑलमोस्ट सिमिलर टेक्निक्स अभी काफी दिन हो गए डिस्कस करते हुए। तो बेसिक टेक्निक क्या है, फिलोसफी क्या है? Stella Adler's technique was based on the belief that imagination, not personal memory, is the actor's greatest tool. हर कोई एक शब्द को पकड़ लेता है ना सबसे मेजर बात के तौर पे। फॉर स्टेला एडलर इट वाज इमेजिनेशन. She argued that an actor's responsibility is not merely to feel emotions, but to understand the world of the play and create behavior based on its social, historical, and psychological context. ये दो लाइन समझेंगे आपके लिए पूरा स्टेला एडलर क्लियर हो जाएगा। ठीक है। पहली बात है इमेजिनेशन। ठीक है। पर्सनल मेमोरी नहीं, इमेजिनेशन। जितना ज़्यादा इमेजिनेटिव हो सकते हैं is the actor's greatest tool. She argued that an actor's responsibility is not merely to feel emotion. सिर्फ इमोशन फील करना या इमोट करना ही एक्टर की एकमात्र काम और पर्पस नहीं है, but to understand the world of the play and create behavior based on its social, historical and psychological context. जो हम सोशियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, स्टेला एडलर ने इसको पूरे अच्छे से लिख दिया कि सोशियो हिस्टोरिकल एंड साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में आपको देखना ही पड़ेगा। अब जो सोशियो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है, ये सोशियो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में गिवन सर्कमस्टेंसेस ही आ रहा है मोस्टली। आप देखेंगे बैकग्राउंड वगैरह ये सब बनाना है और हिस्टोरिकल सोशल सेटअप ये सब आपको देखना है, तो आपको गिवन सर्कमस्टेंसेस पे ही ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। पर जो पार्ट स्टेला एडलर अपने सबसे मेजर टूल इमेजिनेशन के लिए छोड़ी है, दैट इज द साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट। ये जो साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट है, दैट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन इमेजिनेशन। स्टेला एडलर बोलती है कि यू हैव टू गेट बियॉन्ड योर ओन प्रेशियस इनर एक्सपीरियंसेस। You have to get beyond your own precious inner experiences. The actor's imagination is far more powerful than personal memories. ठीक है। Imagination is the actor's most powerful tool. Emphasis on context, behavior and cultural knowledge. इसमें कॉन्टेक्स्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखिए जैसे जैसे हम टेक्निक पढ़ते जा रहे हैं,
वैसे वैसे टेक्निक में रिलेटेड जो शब्द हैं, जो वोकेबुलरी है, वो किस तरीके से बहुत कॉन्टेम्परराइज होता जा रहा है। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट इज वेरी मॉडर्न कॉन्सेप्ट, कि आप कॉन्टेक्स्ट को समझिए, कॉन्टेक्सचुअलाइज करिए। कॉन्टेक्सचुअलाइज शब्द ही बहुत पोस्ट मॉडर्न है। ठीक है, ये कॉन्टेक्सचुअलाइज करके उसके ऊपर बेस्ड काम करने के लिए आपका इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना ही पड़ेगा। ठीक है, आप में से किसी को लगता है दैट विदाउट इमेजिनेशन एक्टिंग इज पॉसिबल, सिंपली बेस्ड ऑन द क्राफ्ट? सर थोड़ा सा क्लियर समझाइए, मतलब इमेजिनेशन मतलब कि क्या, किस पर्सपेक्टिव में बोल रहे हैं? कोई पर्सपेक्टिव नहीं है, डायरेक्टली कल्पना शक्ति के बारे में ही बात कर रहा हूँ। हाँ। क्या आपको लगता है कि सिर्फ स्किल और क्राफ्ट आपको एक्टिंग करने में मदद करेगा विदाउट द हेल्प ऑफ इमेजिनेशन? नो। No, sir. इसमें कोई सेकंड ओपिनियन है किसी को? सर मेरे अनुसार पता है, हम कुछ भी वर्क करते हैं ना, हम्म। भले वो रियल हो या फिर इमेजिनेशन, मतलब अगर हम कल कहीं जा भी रहे हैं ना, हम्म। ऑन द रियल में कहीं सामने, मतलब मुंबई भी जाना है, तो वो कहीं यस, ना कहीं हमारे इमेजिनेशन में ना वो बैठी रहती है हर वक्त, जब तक हम वहाँ पहुंचते नहीं है कि वहां जाना है, ये करना है, कल ट्रेन। इमेजिनेशन में नहीं होता है, वो माइंड सेट में होता है, बैक ऑफ द माइंड होता है। आपको ये समझना पड़ेगा, बैक ऑफ द माइंड एंड इमेजिनेशन आर टू डिफरेंट थिंग्स। समझ पाए मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। दोनों चीजें बहुत अलग अलग है। ठीक है, देखिए, इमेजिनेशन को समझने के लिए, इसीलिए मैंने इधर रोका कि इमेजिनेशन को समझने के लिए हमको मन को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, हमारे मन में तीन हिस्से हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। ठीक है, अनकॉन्शियस में ये तीन हिस्से सबको पता है मोटे मोटे तौर पे। Ah, sir, I know about this of these यस, things. समझना समझना भी बहुत इजी ही है। जो कॉन्शियस माइंड है, कॉन्शियस लेवल है, दैट इज योर डे टू डे लाइफ, जो आपको डे टू डे मैन्यूवर में, नेविगेशन में हेल्प करता है, दैट इज योर कॉन्शियस माइंड। अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, दैट इज ऑल वेरी कॉन्शियस, कि किस पॉइंट पे रुकना है, किस पॉइंट पे बात करना है, किस पॉइंट पे स्लाइड पे जाना है, किस पॉइंट पे स्लाइड एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ऑल ऑफ दीज आर कॉन्शियस थिंग्स। जब कोई चीज आपके कॉन्शियस में बहुत ज्यादा हावी हो जाती है, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा अटेंशन उसको मिलता है, बहुत ज्यादा स्पेस वो ऑक्यूपाई करता है, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उसमें से कुछ हिस्सा सबकॉन्शियस में ट्रेवल कर जाता है। इट्स लाइक ऑस्मोसिस। आप लोगों ने अगर साइंस पढ़ा होगा, इट्स ए बेसिक 7-8 साइंस, 6-7 का साइंस है, पढ़ा होगा, आपको याद होगा, देयर इज थिंग कॉल्ड ऑस्मोसिस, है ना? एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे चला जाता है, सीप इन कर जाता है। इस तरीके से कॉन्शियस लेवल से चीजें सबकॉन्शियस में चली जाती है। ठीक है, सबकॉन्शियस में जाने के बाद आपका ना बहुत लिमिटेड एक्सेस होता है सबकॉन्शियस में। आप चाहे तो सबकॉन्शियस से कभी कभी चीजों को कॉन्शियस लेवल में ला सकते हैं। जो नॉलेज है वो बेसिकली हमारे सबकॉन्शियस में ही होता है। नॉलेज पहले दिन जब आप एक्सेस करते हैं नॉलेज को, वो आपके कॉन्शियस लेवल में रहता है। जब आप उसको अगेन एंड अगेन एक्सेस करते रहते हैं, दैट इज रिविजन और रिहर्सल जो आप करते रहते हैं, इसीलिए आप रिहर्स करते हैं कि कॉन्शियस लेवल पे उसको बार बार प्लेटिंग करने से एक पॉइंट पे वो आपके सबकॉन्शियस में चला जाता है। सबकॉन्शियस इज ए बेटर स्टोरेज। सबकॉन्शियस में थिंग्स स्टेज लॉन्गर। कॉन्शियस रोज रात को खाली हो जाता है, 2 दिन में खाली हो जाता है, 7 दिन में खाली हो जाता है, डिपेंड्स ऑन द एवरी ह्यूमन बीइंग, बिकॉज इट्स बायोलॉजिकल प्रोसेस। खाली हो जाता है और उसके बाद आपको याद नहीं रहता। अटेंशन बहुत जरूरी है। जैसे एक एक्टर को इसलिए बहुत ज्यादा अटेंटिव होने की जरूरत है, बहुत ज्यादा कॉन्शियस होने की बात करते हैं, अलर्ट होने की बात करते हैं। ये जो अलर्टनेस और कॉन्शियसनेस की बात हम करते हैं, इसके पीछे मतलब ऐसा लग सकता है कि ये सिर्फ अटेंशन की बात करे, अटेंशन स्पैन की बात करे, कंसंट्रेशन की बात करे, बट ऐसा नहीं है।
if you really focus on it, if you really try to understand what exactly the science behind it or the purpose behind it, you will see that it's connected to almost all the key tools of acting, be it imagination, be it subtext or anything. इसके अलावा आप नहीं कर सकते अटेंशन के अलावा, ठीक है। आप कॉन्शियस लेवल में चीजें कम वक्त रहती है, उसके बाद उसको आप बार बार रिपीट करने से वो सबकॉन्शियस में जा सकती है। सबकॉन्शियस में अगर आप उसको बार बार सबकॉन्शियस से कॉन्शियस में लाए, कॉन्शियस से सबकॉन्शियस में भेजे, सबकॉन्शियस से कॉन्शियस, ये अगर प्रोसेस चलता रहा, आफ्टर ए पॉइंट दैट थिंग स्लाइड्स इनटू अनकॉन्शियस। अब ये अनकॉन्शियस में चीजें कैसे जाती है, इसको लेके थोड़े से ड्यूअल ओपिनियंस है, ओके, डायबोलिकल ओपिनियंस है दुनिया में। क्योंकि ऐसा कहा जाता है, यू रियली कैनॉट चूज व्हाट स्लाइड्स इनटू योर अनकॉन्शियस लेवल। अनकॉन्शियस लेवल में जाने के लिए इंपॉर्टेंस या अटेंशन जरूरी हो ऐसा काफी नहीं है। अनकॉन्शियस में जाने के लिए a particular incident or whatever data that you want to sip into unconscious, it really has to have a very deep impact on your mindset. आप देखेंगे कि बचपन में बहुत ही सुपरफिशियल, बहुत ही ट्रिवियल कोई एक इंसिडेंट आपको कभी कभी याद आती है। स्टिमुलस होता है कुछ कुछ, ट्रिगरिंग पॉइंट्स होते हैं कुछ कुछ, है ना। It could be smell, it could be weather, it could be landscape, it could be some person, it could be anything, it could be anything, ठीक है। it could be music, sound, whatever, ठीक है। सडनली आपको वो ट्रिवियल चीज याद आती है। अब उस ट्रिवियल चीज के साथ आपके एसोसिएशन हैप्पी हो सकती है, सैड हो सकती है, एम्बेरेसिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, बट ये तभी आपके अनकॉन्शियस में गया। आपको लगेगा कि अरे यार, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये मुझे याद भी है, ऐसे तो कभी याद नहीं आता। Because it's not there in the subconscious, it has slid into the unconscious level. As an actor, unconscious को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, पर ये जो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस में एक पकड़ बनाने की ज़रूरत है, और उसी पकड़ से, उसी अलर्टनेस से अनकॉन्शियस की एक्सेस भी आपकी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। ये जो पूरा मामला है, ये पूरा मामला इस एक्टर के लिए बहुत खास होता है। मैं पर्सनली एक एक्सरसाइज है जो सारे मेरे क्लास में सजेस्ट करता हूँ। दिस इज द डे आई वांट टू सजेस्ट दिस टू यू, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने परसों लंच में क्या खाया था, आप क्या बोलेंगे? ज्यादातर लोगों को याद नहीं होगा, क्योंकि शायद सर मुझे याद है, छिलका चावल की। ज्यादातर लोगों को, है ना, ज्यादातर लोगों को याद नहीं, कुछ लोगों को याद होगा। आपको शायद पिछले हफ्ते क्या खाया था वो भी याद होगा। दैट इज नॉट द पॉइंट। पॉइंट ये है कि जो ज्यादातर याद नहीं रहता है या लेस इंपॉर्टेंट स्टफ, मैं बता रहा हूं कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि मान लीजिए कि अभी आप एग्जाम की प्रिपरेशन में है, ठीक है। अभी एग्जाम प्रिपरेशन में आपका मेजर फोकस बहुत जगह बटा हुआ है, तो शायद हैविंग लंच और डिनर इज नॉट दैट प्राइमरी थिंग फॉर यू, सो ये आपको याद रहेगा नहीं। अगर मैं आप सबको बोलूं कि आज सुबह अपने नींद से जागने के बाद, ओके, सुबह 10 बजे तक क्या किया मुझे बताइए, तो मान लेते हैं कि ऑन एन एवरेज आप सब लोग 7 बजे उठ जाते हैं, तो 7 बजे से 10 बजे 3 घंटे होते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं, लिखने को बोलूं या बताने को बोलूं, अगर आप ऑनेस्टली बताना शुरू करेंगे ना, तो आपको भी समझ में आएगा कि मैं जो बोल रहा हूँ वो क्यों बोल रहा हूँ। हर कोई अलग अलग बताएगा, अलग अलग बताएगा, मतलब ड्यूरेशन। जैसे सपोज अगर मुझे पूछेंगे तो मैं शायद 2 मिनट में बता दूंगा, हाँ मैं सुबह उठा, फिर ब्रश किया, फिर थोड़ी देर न्यूज़ देखा, न्यूज़ पढ़ा, और फिर मैं पढ़ने बैठ गया, फिर 9:30 बजे के आसपास कुछ खा रहा था, 1 मिनट भी नहीं लगा, हो गया मेरे 10 बजे तक। किसी और को पूछेंगे तो वो बोलेगा कि मैं सुबह उठा, फिर ब्रश किया, फिर मैं वॉशरूम गया, फिर पानी पिया, और फिर मैं थोड़ी देर रील देख रहा था, और फिर मैं पढ़ने बैठ गया और 10 बजे तक पढ़ ही रहा था, ठीक है। ऐसे अलग अलग लोग अलग अलग बताएंगे, पर आप देखेंगे कि 3 घंटा जो है, इसको कितने डिटेल में बता सकते हैं। डिटेल में चीज़ें आपको कितनी याद रह रही कि मैं नींद से उठा, मैं ब्रश किया, और मैं ब्रश करके आके
पानी पिया। ब्रश करने के टाइम पे मेरे पीछे वाले मसूड़े से थोड़ा खून निकल रहा था, तो मैंने उसके लिए थोड़ा माउथ वॉश इस्तेमाल किया और फिर मैं पानी पीने गया। पानी गर्म किया, पानी पिया और फिर मैं थोड़ी देर रील देख रहा था। उसमें एक रील आई थी दैट वाज लाइक रियली फनी अर्ली मॉर्निंग। इट वाज लाइक वेरी चीयरफुल फॉर मी। एकदम से बहुत अच्छा लगा मुझे देखते हुए। और फिर मैं थोड़ी देर पढ़ रहा था। पढ़े में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। सो इट कैन गो ऑन, it can actually go on for 3 hours because 3 hours I did something, lot of things. पर इतने डिटेल में याद रहेगा क्या? नहीं रहेगा। क्योंकि ज्यादातर लोगों को अगर आपको याद रहे बहुत अच्छी बात है। नहीं रहेगा क्यों? क्योंकि हम कॉन्शियस लिविंग प्रैक्टिस नहीं करते हैं। मैं जो एक्सरसाइज सजेस्ट करता हूँ उसको मैं यही बोलता हूँ कि आप कॉन्शियस लिविंग प्रैक्टिस करें। क्यों? अभी बताता हूँ। पहले बताता हूँ कि कैसे करना है। दिन भर में आपके बहुत ज्यादा इंटरेक्शन होते हैं लोगों से, मतलब होना ही है। हम लोगों से मिलते रहते हैं, ग्रुप में मिलते हैं, इंडिविजुअल मिलते हैं, वन ऑन वन, वन ऑन टू, और ग्रुप में मिलते हैं। ऑटो में कहीं जा रहे होते हैं, बस में कहीं जा रहे होते हैं, किसी को ड्रॉप कर रहे होते हैं, घर पे खाना खा रहे होते हैं, फैमिली के साथ मिलते हैं। तो बहुत लोगों के साथ ऐसे मिलते रहते हैं। एवरी टाइम यू आर मीटिंग समवन, इट्स अ थिंग ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। रोज रात को है, जैसे आज रात को ही आप सोने से पहले बैठिए और सोचिए कि दिन भर आपने जितने लोगों से मिले उन्होंने क्या क्या रिएक्शन दिया। जब मैं एग्जांपल दे रहा था कि सुबह 3 घंटे आपने क्या किया, वो बताना शायद आपके लिए थोड़ा इजी भी हो सकता है क्योंकि वो आपने ही किया है। पर आप ये याद करने की कोशिश करें कि व्हाट आर द डिफरेंट रिएक्शंस एंड रेस्पॉन्सेस यू हैव गॉट थ्रू आउट द डे एंड हाउ इट अफेक्ट्स यू। आप देखेंगे कि 3-4 मेजर, 2-3-5-6 मैक्स, इतना ही याद है। 2-3 मिनट, 5 मिनट की ही चीजें याद है क्योंकि आपको लगा कि वो 5 मिनट की चीजें ही इंपॉर्टेंट है। जब आप अटेंशन नहीं दे रहे थे, जब आप बहुत कॉन्शियसली नहीं सोच रहे थे। आपको जब कॉन्शियस लिविंग प्रैक्टिस करेंगे तब आपको यही करना है कि जब भी आप किसी से इंटरेक्ट करें तभी आप बहुत कॉन्शियसली उनके रेस्पॉन्स और रिएक्शन को ऑब्जर्व करें, बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करें और रात को सोचे और देखें कि आप कितने रेस्पॉन्स, कितने रिएक्शन को माइन्यूटली याद कर पा रहे हैं उसके इम्पैक्ट और इम्पैक्ट के साथ साथ। ठीक है। अब जब आप याद करेंगे तब आप देखेंगे कि पहले दिन आपको शायद कम चीजें याद होगी, दूसरे दिन ज्यादा होगी। ऐसे करके 3-4 दिन में यू विल सी दैट आप बहुत ज्यादा याद कर पा रहे हैं बिकॉज आपकी ऑब्जर्विंग क्वालिटी बेटर होती जा रही है। पहले दिन थोड़ी कम होगी, शुरुआती किया था आपने, दूसरे दिन, तीसरे दिन, ऐसा करके बढ़ती जाएगी। ये शागुता। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं तो सबकी रिएक्शन और क्या क्या रिएक्शन उन्होंने दिए हैं वो तो याद नहीं कर सकती, राइट? मतलब एवरीथिंग आई कांट रिमेम्बर ऑफ। दैट्स व्हाट आई वांट यू टू डू। यू ट्राई टू डू इट। होगा कि नहीं होगा दैट इज नॉट द पर्पस हियर। मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि अगर मैं एक दिन में 10 लोगों से मिलती हूँ हम्म। एंड अगर ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों के साथ लाइक आई स्पेंड 2 to 3 hours, तो हम्म। 2 to 3 hours में तो बहुत सारा डिस्कशन एंड एवरीथिंग होता है। तो उनमें क्या क्या रिएक्शन वो दिए हैं, मतलब इतना लॉन्ग टाइम में इतना तो याद नहीं रहेगा ना। मतलब मैं ये बोलने की कोशिश कर रही हूँ। आपने इसको थोड़ा अलग समझा है। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे अभी मान लीजिए कि आप सबके वीडियोस ऑन है, आई कैन सी एवरीवन। तो ये जब मैं बात कर रहा हूँ, मैं लाइक नाउ आई एम टॉकिंग टू यू शागोता, सो वी आर हैविंग एन इंटरेक्शन। Now, if I can see you, I can see how you are responding to my conversation. Fine. जैसे हम रोज 2 घंटे बात करते हैं, फाइन। तो आपका यही कहना है ना? तो मान लो 2 घंटे अगर मैं शागत आपको देखता रहूं और मैं आपसे बात करता रहूं और फिर मैं घर जाकर जब रात को सोचूंगा तो मुझे शायद यही याद आएगा कि जब मैंने उस एक्सरसाइज के बारे में बता रहा था तो शागता ने बहुत ही ऐसे डाउटफुल तरीके से अप्रोच किया। आई एम जस्ट किडिंग। बहुत ही डाउटफुल तरीके से उसको अप्रोच किया और फिर उसने जो सवाल पूछा, वो सवाल एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग था। उस सवाल से मेरे खुद के डाउट भी क्लियर हो गए। वो मतलब जब शागता डाउट में होती है तो शागता थोड़ी सामने की तरफ से झुक के बात करती है।
ठीक है, 2 घंटे में मुझे सिर्फ इतना ही याद है, मान लेते हैं, ठीक Okay, है, I फॉर got एन it. मान लेते हैं इतना ही याद रहा, पर जब मैं कॉन्शियस लिविंग प्रैक्टिस कर रहा हूं और मैं जब आपसे बात कर रहा हूं, 2 घंटे के 2 घंटे ही मैं कॉन्शियस एफर्ट डाल रहा हूं कि मैं तुमको हर मोमेंट पे नोटिस कर रहा हूं कि तुम क्या करें। इट्स एन इनहेरेंट थिंग, इसीलिए बोल रहा हूँ कि उसको थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए। मैं ऐसे नहीं बात करूंगा, हाँ देखते रहे तो स्वागत है, क्या करते क्या करते क्या, नो 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 नो, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग लाइक दिस, ऐसे बहुत ऑकवर्ड कर दूंगा सामने वाले को, इतना ही फोकस कर रहा हूँ, नहीं ऐसे नहीं। इट्स अ नॉर्मल थिंग, बैक ऑफ द माइंड यू आर अलर्ट, बैक ऑफ द माइंड यू आर कॉन्शियस व्हाट द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू डूइंग। बहुत अच्छी बात है अगर आप 3 घंटे की इसमें 1 घंटा ही याद रख लिए कि भाई उसने मेरे इस बात पे ऐसे रिएक्ट किया, इस बात पे ऐसे रिएक्ट किया, उस बात पे ऐसे रिएक्ट किया, इस बात पे ऐसे रिएक्ट किया, फाइन, गुड फॉर यू। पर हमारा दिमाग इसका काम करने का एक तरीका होता है, इट पिक्स अप द मेजर स्टफ, ऐसे हाई नोट पे जो चीज़ें होती हैं वही ज़्यादा याद रहते हैं, लो नोट की चीज़ें बहुत कम याद रहती हैं। दैट्स व्हाई द ओवरवेलमिंग थिंग्स आर, एक्सट्रीम इमोशन पे हम ओवरवेलम हो जाते हैं, हमको समझ नहीं आता क्या करते हैं और वो बहुत दिन तक याद रहता है। ऐसे डल डे, बोरिंग डे हमको अच्छा नहीं लगता है और हमको याद भी नहीं रहता बाद में कि क्या किया था, क्या हुआ था, कैसा हुआ था। एक्सट्रीम सैड वी रिमेंबर, एक्सट्रीम हैप्पी वी रिमेंबर, बीच में ऐसे डल डे वी डोंट रिमेंबर, ठीक है। सो दैट्स हाउ ब्रेन फंक्शन, ब्रेन को अपना काम करने दीजिए, आप कॉन्शियस एफर्ट डालिए। उसके बाद जो आपके पास होगा वो आप हफ्ता 10 दिन 2 हफ्ते प्रैक्टिस करने के बाद आप बैठिए और देखिए कि आपके पास कितने सारे लोगों के रिएक्शन के पैटर्न्स हैं। बहुत होंगे, बहुत होंगे। अब जब आपके पास है, आपको करते ही जाना है, आपको उसका कुछ ऐसा एंड पॉइंट नहीं है। एक पॉइंट के बाद वो आपका इनहेरेंट हो जाएगा कि आपका वो चलता रहता है। हाँ, रात को भी आपको ऐसे कॉन्शियसली बैठ के सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं आज क्या 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 रिएक्शन ऑब्जर्व किया, किस किस का इमोशन ऑब्जर्व किया, कुछ नहीं सोचना पड़ेगा, इट कीप्स ऑन हैपनिंग, ठीक है। ये शागत है। Sir, then should we write it down also, or just we? इन द बिगिनिंग डेज इफ यू वांट टू यू कैन। Okay, इन द बिगिनिंग डेज मतलब जब आपको लगेगा कि आपके लिए ये अब इनहेरेंट हो चुका है, ये आपके पर्सनैलिटी में बस चुका है, उसके बाद जरूरत नहीं है। okay, sir. ऑटोमेटिकली आपको लगेगा कि नाउ देयर इज नो नीड, आई कैन डू इट बेटर ऑन माई ओन। उससे जो फायदा होगा वो मैं आपको बताता हूँ। फायदा ये होगा कि आपके पास बहुत सारे लोगों के रिएक्शन का एक रेपर्टोरी होगा, एक डेटाबेस होगा, ठीक है। इस डेटाबेस से फायदा ये होगा कि आप अपने आस पड़ोस के लोगों को बेहतर समझ सकते हैं, होना ही पड़ेगा क्योंकि आप इतना ऑब्जर्व कर रहे हैं, सो यू विल डेफिनेटली एबल टू अंडरस्टैंड देम बेटर। सेकंड थिंग, जो हम इमेजिनेशन की बात कर रहे हैं, एक्टिंग की बात कर रहे हैं, ये जो इमेजिनेशन करेंगे कहाँ से करेंगे? हमारी इमेजिनेशन की एक लिमिट होती है ना। नाउ एट दिस पॉइंट व्हाई डू यू थिंक फेयरी टेल एग्जिस्ट हमारी जिंदगी में? फेयरी टेल क्यों एग्जिस्ट करता है? वो रूप कथा। फेयरी टेल एग्जिस्ट only to exercise the imaginative mind, to trigger the imaginative mind of the child. बच्चे को ये एहसास दिलाने के लिए कि यू आर फ्री टू इमेजिन व्हाट एवर यू वांट। घोड़े में पंख है, घोड़े के सिर पे सींग है, यूनिकॉर्न है तो है, रियल में नहीं है, तुम्हारे मन में हो ही सकता है। बिकॉज यू आर अलाउड टू थिंक अबाउट यूनिकॉर्न एज अ चाइल्ड, यू कैन थिंक अबाउट ए एलिफेंट व्हिच हैज विंग्स। अगर एवरीथिंग आपको इमेजिनेशन के बारे में पता ही नहीं होता और आपको लगता कि वट एवर आई एम सपोज टू थिंक इट हैज टू बी फ्रॉम द रियल वर्ल्ड, तो इमेजिनेशन का मतलब ही क्या है? दो आवर ब्रेन हैज लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज, पर उसको लिमिटलेस की तरफ पुश करने के लिए जो दायरा है वो दायरा हमको ही ब्रेक करना पड़ेगा। और उस दायरे में जाने के लिए वी नीड ए लॉट ऑफ डेटा, लॉट ऑफ रेपर्टोर। ये जो इंसान का रेपर्टोर है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए बहुत ज़्यादा पढ़ने की बात करते हैं। क्यों? ये जो हम जिंदगी में जीते हैं
बोलते हैं ना, थिएटर इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ, लाइक एनी काइंड ऑफ आर्ट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ। एक एक्टर बहुत अच्छा एक्टर एक्टिंग करता है जब वो बोलते हैं कि मैंने जिंदगी से सीखा है। जिंदगी से सीखा है मतलब क्या? दैट ही हैज अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस। ये जो ब्रेकअप होने से पहले कविता नहीं लिखी जा सकती, जिसने दर्द नहीं सहा वो कैसे कविता लिखेगा, उसके कलम से क्या ही निकलेगा, ये जो बात होती है कहाँ से आ रही है? इट ऑल कम्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एक्सपीरियंसेस, कि अपने एक्सपीरियंस नहीं किया चीज़ों को एक्सट्रीम पे, अपने तरह तरह की लेवल पे चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं किया है। अब जब आप इस पे बात करना हो तब हम इसको कैसे देखते हैं? हम इसको समझते हैं कि आप जब बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, हर एक स्टोरी, हर एक नॉवेल उस आदमी के 40 साल 50 साल या जिस भी उम्र में लिखा होगा उस साल के सारे एक्सपीरियंस का एक एक्सट्रैक्ट है, जो आपको 400 पन्ने 300 पन्ने 200 पन्ने 1000 पन्ने के नॉवेल में समेट के वो आपको दे देता है, और आप पढ़ते हैं और आपको इतने लोगों की जिंदगी के बारे में पता चलता है। दैट्स व्हाई यू शुड रीड एज एन एक्टर, दैट्स व्हाई यू शुड लिसन टू म्यूजिक एज एन एक्टर, बिकॉज इट ऑल हेल्प्स योर ब्रेन, इट ऑल, ये जो इमेजिनेशन का जो एक कमरा है हमारे दिमाग में, उस कमरे में जाके ये सब बंद हो जाता है। और जिस दिन आप उस इमेजिनेशन के कमरे का दरवाजा खोल के अंदर जाते हैं और बोलते हैं कि नाउ दिस इज द टाइम आई रियली वांट टू बी इमेजिनेटिव, ऑल दिस थिंग्स हेल्प्स यू टू इमेजिन थिंग्स बियॉन्ड द ह्यूमन लेवल पॉसिबल। एक इंसान जहां तक सोच सकता है उसके परे आप सोचते हैं। आप देखेंगे ना, अगर आपने इम्प्रोवाइज वगैरह किया होगा, इम्प्रोवाइजेशन के एक्सरसाइजेस किए होंगे ग्रुप में, यू विल सी दैट इन द एक सेम सिचुएशन देते हैं, ठीक है। एक एक्सरसाइज जो मैं बिगिनर लेवल पे क्लास में हमेशा कराता हूँ, देयर इज बस स्टैंड, बस स्टैंड पे दो आदमी रुके हैं, एक आदमी को टाइम जानना है जिसके पास टाइम का एक्सेस नहीं है, और दूसरे आदमी के पास टाइम का एक्सेस है। वो कैसे है हमें नहीं पता, घड़ी, फोन, वट एवर द वे, ठीक है, दे कैन चूज इट। सो जिसके पास टाइम का एक्सेस नहीं है, ही वांट्स टू नो व्हाट द टाइम इज, एंड जिसके पास टाइम का एक्सेस है वो टाइम बताना नहीं चाहता है। नाउ यू प्ले आउट दिस। Every year, in every batch, every group, very different outcomes होता है, और आज तक कभी रिपीट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हर इंसान का परसेप्शन बहुत अलग है, हर इंसान की इमेजिनेशन का तरीका बहुत अलग है, हर इंसान के इमेजिनेशन के वो बंद कमरे में जो चीज़ें रखे हैं वो चीज़ें बहुत अलग है। मैं चाहता हूँ, द क्राफ्ट एक्टिंग चाहता है आपके उस इमेजिनेशन के कमरे में जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा चीज़ें होनी चाहिए, यू मस्ट। और उसके लिए आपको जितना मेहनत करना है उतना मेहनत आप करिए। सो द मोमेंट स्टेला एडलर सेज दैट एम्फोसिस ऑन कॉन्टेक्स्ट, ये कॉन्टेक्स्ट आपको उन सब चीज़ों से ही मिलेगी। नहीं तो क्यों कोई एक्टर ऐसा होता है जो एक ऐसा कारण बनाता है कि वक्त जानने के लिए, कि सामने वाला वक्त बता ही देता, उसको लगता है भाई कितना जेन्युइनली पूछ रहा है वक्त के लिए, बता दो उसको वक्त, उसको ज़्यादा ज़रूरत है, मैं ढीठ नहीं हो सकता। इस हद तक कन्विंस कर देते हैं। कैसा पर्पस ढूंढते हैं, किस हद तक इमेजिनेटिव होंगे, किस हद तक कॉन्विक्शन लाते होंगे, है ना। हाँ, पर इसके लिए दोनों तरफ को ऑनेस्ट रहना पड़ता है सिचुएशन में। मतलब अगर आप ढीठ हो गए कि मैं तो बताऊंगा नहीं, कुछ भी कर लो यार, मैं तो पत्थर हूँ, तो एक्सरसाइज आगे नहीं बढ़ेगी। वो ऑन फ्लोर एक्सरसाइज करने के कुछ एथिक्स हैं, किस तरीके से जाना होता है, आपको एक्सेप्टेबल होना पड़ता है, कोई कुछ भी बोले, है ना। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स कैन हैपन। एक्टिंग इज नॉट अबाउट फीलिंग बट अबाउट डूइंग एंड अंडरस्टैंडिंग। ये बहुत ज्यादा माइजनर के साथ थोड़ा सा रिलेटेड है ना, कि फील के बारे में सोचो मत, करो, समझ के करो। समझ के करोगे तो फील ऑटोमेटिक होगा, और उसके बाद जो फील होगा वो ज्यादा ट्रू होगा, ठीक है। द एक्टर मस्ट ग्रो इंटेलेक्चुअली एंड स्पिरिचुअली। ये जो एडलर बात करती है कि इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअली ग्रो करो, इंटेलेक्चुअली ग्रो करने के लिए इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज तो करनी पड़ेगी। व्हाट आर द इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइजेस? रीडिंग, वाचिंग, लिसनिंग एंड दिस कॉन्शियस लिविंग। आपके इंटेलेक्ट को आप कैसे डेवलप करेंगे? छुरी है ना, ये एक छुरी की तरह है, इंटेलेक्ट इज लाइक ए नाइफ।
यू हैव टू कीप ऑन लाइक ऐसे उसको शार्प करना पड़ता है, शार्प करना पड़ता है, शार्प करना पड़ता है। प्रैक्टिस नहीं करोगे डल हो जाएगा, हो ही जाएगा। यू विल, आपको समझ में आएगा कि आप मान लीजिए कि कैसे एग्जांपल दे आप, मतलब जैसे हमारा स्टूडेंट लाइफ खत्म हो जाता है, एक्टिव स्टूडेंट लाइफ के आपका ग्रेजुएशन खत्म हो जाती है, ग्रेजुएशन तक आई एम एज्यूमिंग दैट कि आप एट अ स्टेज पढ़ाई करते जाते हैं या आप तो मास्टर्स तक कर लेते हैं, और उसके बाद जैसे ही गैप आता है एक, और उसके बाद जब आप वापस किसी कारणवश पढ़ाई में वापस जाते हैं, आप देखते हैं कि आपको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, यू आर नॉट एबल टू परसीव नॉलेज लाइक बिफोर। लोगों को लगता है कि उम्र हो गई है, एक उम्र के बाद नहीं होता है, बिल्कुल बकवास है। It's because you are out of practice. It's because your intellect is not allowing you to perceive things that quick जो आपके पास पहले एबिलिटी थी। So you have to constantly keep on sharpening it. और उसको शार्पन करने का और कोई रास्ता नहीं है, यही सब रास्ता है, ठीक है। You must get beyond your own precious inner experiences. कोई भी बहुत ज्यादा डिनाई नहीं कर रहा है कि इनर एक्सपीरियंस मतलब इफेक्टिव मेमोरी जो पर्सनल मेमोरी है उसको बिल्कुल एक्सेस करो ही मत, क्योंकि सबको ऐसा लगता है टू मोर और लेस कि एक बार के लिए शायद अगर आपको इमोशन एक्सेस में आ ही नहीं रहा है, चीज़ें समझ में आ ही नहीं रही है, तो एक बार के लिए थोड़ा एक्सेस कर भी लो। पर हाँ, स्टानिस्लावस्की और स्ट्रास चेकॉफ जैसे उसमें बहुत खोए खो गए थे, उधर जाके एडलर बहुत ज्यादा ऐसे बोल रही कि आप उससे परे जाइए, परे जाने के लिए वहीं से होके गुजरना पड़ेगा, तो उधर से होके जाइए पर उसके परे जाइए, वहां तक रुकिए मत, ठीक है। द एक्टर इज अ थिंकर, बेसिकली व्हाट एडलर थिंक्स। क्राफ्ट इज रूटेड इन अंडरस्टैंडिंग द स्क्रिप्ट, कॉन्टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्टिव। एक एक्टर को, एक अभिनेता को बहुत ज्यादा अपने क्राफ्ट में यकीन करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए, और अपने क्राफ्ट और स्किल में भरोसा करने के लिए आपका क्राफ्ट और स्किल जो है वो किस हद तक एक्सीलेंट होना पड़ेगा, अब वो आप ही सोच लीजिए, ठीक है, कि आपकी पूरी की पूरी एक्टिंग की दुनिया ही उस क्राफ्ट में बेस्ड है। पर उस क्राफ्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो एडलर बताते हैं। क्या? एक है अंडरस्टैंडिंग द स्क्रिप्ट, ये एक बहुत नया चीज है आपके लिए, और जो नेक्स्ट है वो बहुत नया नहीं है पर हाँ टर्मिनोलॉजी के तौर पे नया है, दैट इज कॉन्टेक्स्ट। और जो तीसरा जो है वो अब तक सभी बोल रहे थे, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो अब तक क्योंकि सभी बोल रहे थे तो आपको एक चीज तो समझ में आ ही रहा है कि ऑब्जेक्टिव ढूंढना ही और क्यों ढूंढना है वो भी आपको अभी बहुत क्लियर है। पर पहली बार स्टेला एडलर बोल रही है कि स्क्रिप्ट को समझना बहुत मुश्किल है। इन डिफरेंट वर्ड्स एक्चुअली स्क्रिप्ट को समझना, स्क्रिप्ट से दिए गए इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना और उसको सिंथेसाइज एनालाइज करना ही है। तो एक तरीके से इसके बारे में भी बोला गया है, पर स्टेला एडलर जितनी जोर अंडरस्टैंडिंग द स्क्रिप्ट में दे रही है उतना जोर बाकी किसी ने नहीं दिया। उनको लगा कि स्क्रिप्ट में ही एक्टिंग के सारे कीज छुपे हैं, सारे के सारे पॉइंट्स छुपे हैं, सारे के सारे मोमेंट्स छुपे हैं, ठीक है। अगर आप स्क्रिप्ट को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, इससे पहले जो बात हो रही थी ना, सब लोग जो स्क्रिप्ट के बारे में मतलब गिवन सर्कमस्टेंसेस जिस भी पर्पस में स्क्रिप्ट आ रहा था, सब लोग स्क्रिप्ट में अपने अपने पोर्शन की बात कर रहे थे कि अगर मेरा देव का कैरेक्टर है, देवदास का कैरेक्टर है, तो देवदास के स्क्रीन प्ले में जहां जहां देवदास का जिक्र है वो पार्ट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे मैं एक देवदास बनाऊंगा और जो देवदास जाके हर किसी के साथ रिएक्ट करेगा। पर एडलर कह रही है कि पूरा ही स्क्रिप्ट आपको समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पूरे स्क्रिप्ट समझने से ही आपको समझ में आएगा कि हर एक जगह किस तरीके से कॉन्टेक्चुअलाइज किया जा रहा है। मतलब एडलर जब बात कर रहा है, एडलर बोल रहा है कि अगर मैं बचपन दिखा रहा हूँ और उसके बाद सीधा कॉलेज दिखा रहा हूँ, बीच में स्कूल लाइफ नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है, प्री स्कूल लाइफ एंड देन डायरेक्टली आई एम गोइंग टू कॉलेज इन द स्क्रिप्ट, then as per your understanding also you can understand the school part and then you can understand the college part of it। बीच का जो स्कूल पार्ट है उसको अगर आप
आपको कॉन्टेक्स्ट में जरूरत ना हो तो आप ना भी समझे तो चलेगा, बट जो प्री स्कूल और कॉलेज की लाइफ है उसको समझना आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, स्क्रिप्ट में दिए गए हर एक डिटेल को समझिए, स्क्रिप्ट में दिए गए कैरेक्टर आर्क को ही आपको समझना है। उसके अंदर जो गैप पोर्शन है, मिसिंग लिंक है, मतलब जहां जहां पे आपकी उपस्थिति स्क्रिप्ट के हिसाब से नहीं है पर आपको लगता है कि कैरेक्टर में आर्क बनाने के लिए वो गैप बुझाना पड़ेगा, स्लाइडली उसके बारे में बात नहीं करिए। अगर आप करें तो करें, पर उनका कहना है कि स्क्रिप्ट जो आर्क दे रहे हैं दैट आर्क शुड बी एनफ फॉर यू टू फाइंड योर कॉन्टेक्स्ट एंड योर ऑब्जेक्टिव। The actor must expand their humanity. You cannot portray kings, generals, or poets unless you elevate your thinking to match them. जो हम फिक्शनल की बात कर रहे हैं कि जो चीज़ आप एक्सपीरियंस ही नहीं किए, शायद आपके लिए एक्सपीरियंस करना भी इतना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? वो स्टेलर कह रही है कि आप इसको करने के लिए उनके साथ अपनी थिंकिंग मैच कराइए। ठीक है, थिंकिंग मैच कराइए, थिंकिंग मैच कराना बहुत जरूरी है। एक बार अगर थिंकिंग मैच हो गई तो आप उस कैरेक्टर को प्ले कर सकते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए कि राजा करने के लिए आपको राजा जैसा सोचना है, ना कि एक फिक्शनल राजा के बारे में सोच के आपको 4 रानी लानी पड़ेगी और एक महल में जाके 10 दिन रुकना पड़ेगा राजा बनने के लिए। नहीं, द माइंडसेट, द करेक्ट माइंडसेट विल टेक यू टू द करेक्ट कैरेक्टराइजेशन। ठीक है, इसलिए कॉन्टेक्स्ट बहुत जरूरी है कि किस कॉन्टेक्स्ट का राजा है, कहाँ का राजा है। ठीक है, राजा महल में रह रहा है पर महल में रहता हुआ हर कोई के पास राजा की मेंटेलिटी नहीं होती, तो कैसा कॉन्टेक्स्ट है, कैसा बिहेवियर है, माइंडसेट कैसा है, उसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि गिवन सर्कमस्टेंसेस के नाम पे महल में रहता है कि किधर रहता है, किधर खाना खाता है, ये सब समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इमेजिनेशन ओवर मेमोरी, द बेसिक आर्गुमेंट ऑफ एडलर बेसिकली। ठीक है, जो स्ट्रासबर्ग में बोल रहा था इमोशनल रिकॉल इज लिमिटिंग एंड पोटेंशियली हार्मफुल, ऐसा एडलर का मानना है। ठीक है, द एक्टर मस्ट बी कल्चर्ड। एडलर के एक्टर बहुत ऐसे सोफिस्टिकेटेड, एजुकेटेड, ऐसे एक्टर एडलर को पसंद आते थे। एडलर इंसिस्टेड दैट स्टूडेंट्स रीड फिलोसॉफी, हिस्ट्री, लिटरेचर एंड पॉलिटिक्स। क्यों? मैं जो बोल रहा था, वो जो इमेजिनेशन का कमरा है, उस कमरे में चीज़ों को डालने के लिए, उस कमरे में हर एक चीज़ आपके लिए अवेलेबल होने के लिए आपको कल्चर्ड होना ही पड़ेगा, मतलब आपको एजुकेटेड होना ही पड़ेगा, आपको किताबें पढ़नी ही पड़ेगी, गाने सुनने ही पड़ेंगे। ठीक है, अदरवाइज ये नहीं पुल ऑफ कर सकते। इंस्पिरेशन कहाँ कहाँ से लिया? बेसिकली स्टानिस्लावस्की लिया ही है, जो ऑलरेडी आपको समझ में आ गया। बहुत ज़्यादा लिटरेचर, फिलोसफी, पॉलिटिक्स, इन सब से लिया, उनके बारे में बात करता है। ह्यूमन बिहेवियर से लिया, हिस्टोरिकल एनालिसिस, सोशल एनालिसिस। वो कह रहे हैं कि माइंडसेट पकड़ो, माइंडसेट पकड़ने के लिए सोशियो पॉलिटिकल एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वर्ल्ड वॉर के टाइम पे क्या हुआ, पोस्ट वर्ल्ड वॉर क्या हुआ, पोस्ट वर्ल्ड वॉर के कैरेक्टर इस तरीके के क्यों हैं, पोस्ट वर्ल्ड वॉर के फिल्म्स ऐसे क्यों हैं, पोस्ट वर्ल्ड वॉर लोगों की जिंदगी इतने डल और बोरिंग क्यों हो गए हैं, उसके लिए सोशियो पॉलिटिकल एस्पेक्ट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये अगर आपको समझे ना, आपको वो जूलियट बिनोश की जो एक्टिंग है उसके उसके बारे में भी कुछ अलग अलग चीज़ें समझ में आएगी कि ये सोशियो हिस्टोरिकल एनालिसिस और जो कॉन्टेक्स्ट है ह्यूमन बिहेवियर का, वो किस तरीके से जूलियट के माइक्रो एक्सप्रेशन और माइक्रो इमोशन को सपोर्ट कर रही है। ठीक है, एंड रिजेक्शन ऑफ इफेक्टिव मेमोरी, जो स्ट्रासबर्ग का मेथड है, जहाँ से बेसिकली एडलर ड्रिफ्टेड अपार्ट। ठीक है, अनलाइक स्ट्रासबर्ग इट फोकसेस मोर ऑन इमेजिनेशन। ठीक है, अनलाइक माइजनर इट प्रायोरिटाइजेस एनालिसिस, स्पॉन्टेनिटी की इतनी जरूरत नहीं है, एनालाइज करो, सोशियो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट समझो। थोड़े बहुत चेकऑफ के साथ सिमिलर है, जेस्चर पे बहुत काम करते हैं, हाँ, इनर फीलिंग के बारे में बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। स्टानिस्लावस्की की इन्फ्लुएंस है, ऑब्वियसली है ही, बट बहुत ज़्यादा इवॉल्व है एडलर की टेक्निक। एडलर की टेक्निक और ज़्यादा कॉन्टेम्परेरी है।
जिस तरीके से एक इंसान अभी के वक्त पे सोचना चाहता है, एडलर की एक्टिंग टेक्निक एग्जैक्टली उसी तरीके के सोच पे बेस्ड है ना, ना कि एक पुराने इनवैलिड टाइम के ऊपर बेस्ड है, बिकॉज शी इज वेरी कॉन्टेम्प्ररी ऑल्सो, है ना। ये तो खैर नोटेबल स्टूडेंट्स वगैरह हो गए, मार्लन ब्रेंडो, रॉबर्ट डी नीरो, सलमा हाइक, मार्क रफेलो, बहुत लोग हैं, लॉट्स ऑफ पीपल। ओके, एक्सरसाइज के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। एक है गिवन सर्कमस्टेंसेस का एक्सरसाइज, ठीक है। टेक्स्ट एनालिसिस, इमेजिनेटिव एक्शन, कैरेक्टर डेवलपमेंट, इन सब के लिए ही बेसिकली स्टेला एडलर एक्सरसाइज कराती है, जो इसमें से एक मेजर है गिवन सर्कमस्टेंसेस की एक्सरसाइज। गिवन सर्कमस्टेंसेस में बात करती है कि आपको बेसिकली सिचुएशन समझना है, सेटिंग समझना है, लाइफ कंडीशन समझना है, मतलब सोशियो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट आपको समझना है। एडलर के एक्सरसाइज बहुत आसान, आसान मतलब अलग तरीके के, जैसे यू हैव टू आस्क योरसेल्फ, हु एम आई, वेयर एम आई, what time is it, what surrounds me. You have to ask yourself all the question to get the detail out of it. You have to ask all the questions जो एक दुनिया उसके लिए बनाने में मदद करे। ये बेसिकली स्टैनिस्लावस्की के गिवन सर्कमस्टेंसेस जैसा ही लग सकता है, बिकॉज स्टैनिस्लावस्की के उधर भी ये क्वेश्चन थे ही, पर आपको इसमें ऐसे भी सवाल पूछने पड़ेंगे जो उसके साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट और सोशियो पॉलिटिकल सेटअप को भी मद्देनजर में लाए, ठीक है। ऐसे सवाल आपको पूछने पड़ेंगे। इट्स रियली सरप्राइजिंग दैट एडलर डिड नॉट गिव ए सेट ऑफ क्वेश्चन, मतलब कुछ कुछ वो बोलती है कि ऐसे ऐसे सवाल पूछो, बट ऐसे सजेस्टेड क्वेश्चन नहीं है। वो बोलती है कि आप खुद ही पूछो, खुद को ऐसे सवाल पूछो जो आंसर निकाल के लाए। सो फार एनी क्वेश्चन? Anyone? So far, any question? हेलो सर, प्रशांत हियर। Yes. सर एक्चुअली मैं एक बात नोटिस कर रहा था। बोलो। ली स्ट्रासबर्ग हो गए, सैनफर्ड माइजनर हो गए, और ये वाली इनका नाम क्या है, स्टेला एडलर। हाँ, इन तीनों ने ही अपनी जिंदगी में वर्ल्ड वॉर 1 भी देखा है, वर्ल्ड वॉर 2 भी देखा है। देखा है। तो इनकी जिंदगी पे क्या फर्क पड़ा है, फिर इनके थिएटर पे क्या फर्क पड़ा, हमें ये जानने को नहीं मिलता। मैंने इनके बारे में काफी रिसर्च कर ली, ये आपको नहीं पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा सर। वर्ल्ड वॉर में बेसिकली वहां कुछ आपने कुछ शब्द इस्तेमाल किए कि जैसे कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद लोगों की लाइफ डल हो गई, ये बात मैं सुन रहा था, समझ रहा था, पर उनके थिएटर में कोई इसका असर पढ़ा ही, डेफिनेटली पढ़ा। सोशियो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट से, यस बोलो। हाँ, मैं बस यही पूछ रहा था। हाँ, तो ऑब्वियसली पढ़ा है। ऐसी दुनिया में कोई नहीं होता है, ऐसी दुनिया में कोई इंसान नहीं है जिसको अपने इर्द गिर्द जो हो रहा है उससे फर्क ना पड़ रहा। वो फर्क को नजरअंदाज करे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, और इसको फर्क पड़ ही नहीं रहा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है ना। और एक लंबे वक्त तक जब चेंजेस होते रहते हैं, तो आप उस चेंजेस के पक्ष में है या खिलाफ है, उससे ज्यादा मैटर करता ही नहीं है। द सराउंडिंग फोर्सेस यू टू चेंज, और उसमें भी आप बहुत एडमेंटली चेंज को अपोज करेंगे तो यू बिकम ऑब्सोलेट, आप इनवैलिड हो जाते हैं, आपके फंक्शनलिटी रहती नहीं है, आपके रेलेवेंस रहते नहीं है। अब जब हम वर्ल्ड वॉर की बात कर रहे हैं, जो तुम बोल रहे थे कि क्या उससे इफेक्ट हुआ है, अब इफेक्ट बेसिकली क्या हुआ है इसको समझना कैसे है। देखो, एक वर्ल्ड वॉर होने से पहले तक, पहली वर्ल्ड वॉर मान लेते हैं, पहला वर्ल्ड वॉर, यस मनीष, यू वांट टू से समथिंग? पहले वर्ल्ड वॉर होने तक लोगों को बहुत रिलीजियस थे, गॉड पे बहुत बिलीफ था लोगों का, है ना। चर्च वाज देयर, रिलीजन वाज देयर, एंड
लाइक देयर इज अ वे ऑफ लाइफ टू इट। ऐसा नहीं है कि वारफेयर इससे पहले होते ही नहीं थे, पर पहला वर्ल्ड वॉर जो है वो मतलब इसीलिए वर्ल्ड वॉर बोला जाता है बिकॉज इट्स लाइक इतने एपिटोमिक स्केल में हो रहा था, ठीक है, इतने ग्रैंड स्केल में हो रहा था। तो उसके बाद लोगों को लगा कि बाप रे बाप इतने लोग मर गए। तो एक गॉड पे एक डाउट आया, ठीक है, पर इसके साथ साथ एक काउंटर ये भी आया कि जैसे एक आपदा आई वो आपदा टल भी गई, ठीक है, probably it's like a consequences for our action, but now that consequences we have suffered and now we have overcome it, so it's a new phase of life, ठीक है। उसके बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो लोगों को, मैं ये एक मास मेंटलिटी की बात कर रहा हूँ, ये लोगों को यकीन ही नहीं हुआ कि भाई एक वापस वार हो रहा है और लोग उसको कर भी रहे हैं, उस वार में पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, इतने लोग मर भी रहे हैं, एंड नो वन इज रेडी टू स्टॉप। और फिर एंड में क्या होता है, एटम बम फूट जाता है, द बिगेस्ट स्केयर ऑफ मैन मेड वेपन ना, इतने लोग मर जाते हैं, एक शहर तबाह हो जाता है। उसके बाद लोगों को भगवान से भरोसा ही उठ जाता है, लोगों को ना तो भगवान से भरोसा उठ जाता है, लोगों को सोशल स्ट्रक्चर से ही भरोसा उठ जाता है, लोगों को जिंदगी से भरोसा उठ जाता है। पीपल बिकम वेरी पेसिमिस्टिक, उनको लगता है कि जिंदगी का कोई मोल ही नहीं है, आज है कल नहीं है, अभी है 2 पल बाद 2 सेकंड बाद नहीं रहेंगे, क्या पता मर जाएंगे, कोई मार देगा। इतने अनसर्टेनिटी में बहुत ज्यादा एक जो मोमेंट टू मोमेंट जीने की बात करते हैं ना, ये सब चालू हो गया जिंदगी में। सबको ऐसा लगने लगा कि भाई आज हो, आज जी लो, कल क्या होगा क्या पता, क्योंकि वर्ल्ड वॉर बहुत लंबे वक्त तक चल रहा था। तो उस वजह से ऐसी सोच बहुत ज्यादा मूलभूत हो गई, मूलभूत मतलब सोसाइटी में एक तरीके के फेथ के तौर पे बैठ गई। और क्योंकि वर्ल्ड वॉर में अलग अलग तरह के लोगों ने अलग अलग तरीके से सफर किया, तो ऐसे पॉकेट्स में मतलब ज्यूज के लिए वर्ल्ड वॉर का एक्सपीरियंस अलग है, अमेरिकन के लिए वर्ल्ड वॉर का एक्सपीरियंस अलग है, वियतनाम के लिए वर्ल्ड वॉर का एक्सपीरियंस अलग है, इंडिया के लिए बहुत अलग है, जापान के लिए बहुत अलग है, रशिया के लिए बहुत अलग है, और जर्मनी के लिए तो है ही। तो ये जो अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से सफर कर रहे हैं, इनसे इनके जिंदगी की तरफ अलग अलग आउटलुक पैदा हुआ, उससे जो हुआ इंडिविजुअल क्रिएट हो गए, कलेक्टिव धीरे धीरे बट गया, और लोग सच में इतने डर गए कि उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा होगा हिस्ट्री, तो आपको पता होगा कि वर्ल्ड वॉर के तुरंत बाद ही एक दूसरा वर्ल्ड वॉर होने का आसार पैदा हो गए थे। और दुनिया में मतलब ऑल द लीडर्स जो बेसिकली ये वार विद रिलेटेड डिसीजन लेते हैं, उनके अंदर हिम्मत ही नहीं बची कि एक और वार इनिशिएट करें। इसलिए वो जो वार है उसको कोल्ड वार कहा जाता है। किसी को लगा ही नहीं कि वो वार लड़ी जा सकती है, किसी में इतनी हिम्मत है, किसी के पास इतने रिसोर्सेस है आफ्टर वाचिंग दैट मच ऑफ डेवस्टेशन। तो वो जो वार है वो उन्होंने पॉलिसी के तौर पे बंद कमरे में डिस्कशन पे पॉलिटिक्स के थ्रू लड़ी, इसलिए उसको कोल्ड वॉर कहा जाता है। नहीं तो अगर लोग चाहते तो ऑलमोस्ट वार लाइक परिस्थिति इमीडिएटली वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ही पैदा हो गए थे, है ना, बिकॉज greedy people, you can easily understand like how it works, like there is no stop to it, there is no stopping, and why will someone agree to someone, everyone thinks that whatever I am saying is right, so ऐसे कॉन्टेक्स्ट में कोई भी एग्रीमेंट पॉसिबल ही नहीं। तो ये जो इतनी सारी चीजें हो रही है साइकोलॉजिकल लेवल पे, सोशियोलॉजिकल लेवल पे, देश बन रहे हैं, देश बिखर रहे हैं, लीडर बन रहे हैं, लीडर बिगड़ रहे हैं, उन सब की वजह से परफॉर्मेंस पे असर होगा ना, डेफिनेटली होगा। स्पेशली आप रशिया में फोकस करेंगे, एक पॉइंट पे सिस्टम परफॉर्मेंस ये कर रहा था, मॉनिटर कर रहा था, सेंसर कर रहा था, एक पॉइंट के बाद सेंसर हटा, पर फिर भी चुनिंदा लोगों को ही परफॉर्मेंस बनाने का मौका दिया जाता था ताकि लोगों तक अनप शनप ना पहुंचे। सो ये जो सारी चीजें हो रही है उसके अंदर एक्टिंग प्रैक्टिस में बदलाव तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि जो आदमी ऑलवेज खुश है, जिसके जिंदगी में क्राइसिस नाम की कोई चीज ही नहीं है,
उसके जिंदगी में अचानक से क्राइसिस आ जाएगा, तो वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा और उसके बाद वो जिंदगी को कैसे देखेगा। और एक लड़का जो हमेशा ही स्ट्रगल में ही बड़ा हुआ है, हमेशा से ही मतलब सफरिंग स्ट्रगल इन सब के थ्रू गया है, जिंदगी में बहुत सारे बिटर एक्सपीरियंसेस एक्सट्रीम एक्सपीरियंसेस किया है, और उसके लिए तो एक और आपदा की क्या बड़ी बात है। उसको तो लगता है कि जिंदगी में ऐसा होता रहता है, इट वुड बी जस्ट अनदर डे फॉर दैट पर्सन। पर जो आज तक कुछ नहीं झेले और सडनली सब एक्सट्रीमिटीज झेल रहा है, उसको तो ऐसे ही लगेगा कि आज डूम्सडे है। तो ऐसे डिफरेंट सेट ऑफ एक्सपीरियंसेस डेफिनेटली कैटर टू डिफरेंट माइंडसेट। सडनली मतलब स्टैनिस्लावस्की तो ऑब्वियसली वहां से भी शुरू कर सकते हैं, पर ये कॉन्टेम्पोरेरी स्ट्रेटलाइट तक आते आते इतने ज्यादा इंडिविजुअल अप्रोचेस बढ़ गए कि लोगों को कॉन्टेक्चुअलाइजेशन को, साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट को, सोशियो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट को लाना ही पड़ा। दूसरे नहीं लाए, एडलर ने लाया, वो अलग बात है। वो तो ऐसा है ही कि हिस्ट्री में ऐसा ही होता है कि जो पहली बात करते हैं, एडलर के जैसा सिमिलर थॉट शायद आया होगा किसी और को, मतलब मैं दावा भी नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि आया ही होगा किसी और को, बट एटलीस्ट स्टेला एडलर थियराइज्ड इट, practiced it, she became popular, she preached it to most of the people, and she became the face of it for this particular way of thinking. इसी तरीके से हर एक एक्टिंग टेक्निक में जब हर कोई बताता है कि मुझे लगता है इस तरीके से अप्रोच करना चाहिए, मुझे लगता है कि मेमोरी पे फोकस करना चाहिए, मुझे लगता है एक्शन पे फोकस करना चाहिए, ये सारे ही चीजें बेसिकली देखा जाए तो एक तरफ से आपके टेक्निक पे ही इफेक्ट कर रहा है कि आपके लिए कौन सी टेक्निक काम आएगी। अभी मान लीजिए, अभी आपको मैं 10-11 टेक्निक पढ़ा रहा हूँ, कल को आपके एज एन इंडिविजुअल पे ही ना डिपेंड करेगा आपके लिए कौन सा टेक्निक कारगर है, कौन सा टेक्निक लागू हो रहा है, कौन से टेक्निक से आपको सबसे ज़्यादा रिजल्ट मिल रहा है। ना कि इस पे अगर मैं आपको बोलूँ कि माइजनर करो भाई, माइजनर से सबसे ज़्यादा फिल्म में मदद मिल रही है, मेरी बात सुन के आप मेरे क्लास तक तो कर लोगे, पर क्लास के बाहर नहीं करोगे इफ इट रियली इज नॉट योर कॉल। और वो कैसे तय होगा? वो उस पर तय होगा कि आप एज एन इंडिविजुअल कैसे हैं, आपका सोशियो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट कैसा है, आपके सोशियो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, आपके साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कौन सी टेक्निक, कौन सा अप्रोच सबसे ज्यादा सही है। आया समझ में मनीष? मनीष नहीं पूछा था? यस सर। क्लियर है? मैंने नहीं पूछा था, प्रशांत ने पूछा था। ओह आई एम सॉरी। हाँ जी प्रशांत। यस सर, यस सर। ओके आई एम सॉरी, मैं मतलब बोलते बोलते मेरे दिमाग से निकल गया कि कौन पूछा। ठीक है, तो एक ये गिवन सर्कमस्टेंसेस वाला एक्सरसाइज है जो आपको बेसिकली एनालिटिकल थिंकिंग के लिए एनकरेज करता है। ठीक है, उसके बाद एक और एक्सरसाइज है दैट इज इमेजिनेटिव सर्कमस्टांसेस एंड इनर जस्टिफिकेशन। अब इमेजिनेटिव सर्कमस्टेंसेस और इनर जस्टिफिकेशन में क्या करते हैं कि आपके इमोशनल मेमोरी को, मान लीजिए अगर आपने एक्सेस किया भी है, हाँ अगर आपने एक्सेस किया भी है, तो उस इमोशनल मेमोरी को एक इमेजिन सिचुएशन के साथ बदल देता है। कैसे? इमेजिन यू आर रिसीविंग ए लेटर फ्रॉम ए लवर ड्यूरिंग वॉर। मान लीजिए as actor describe and respond to this constructed event in the scene. ये जो सारे एक्सरसाइज है बहुत ऐसे डूइंग के एक्सरसाइज है। स्टेला एडलर बिलीव्स इन अ लॉट ऑफ डूइंग। ओके, आपने देखा होगा वो पहले ही बोला था कि एक्टिंग इज ऑल अबाउट डूइंग विद अ कॉन्टेक्स्ट। तो ये एक्सरसाइज बोल के समझना थोड़ा मुश्किल है, पर मैं आपको दे दूंगा। मतलब ये आप आंसर भी जब लिखेंगे, अगर एडलर के बारे में लिख रहे हैं, तो एडलर के एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नोट डाउन मत करिए। मतलब मैं आपको नोट्स भी दे दूंगा, पर मैं आपको कहूँगा कि बहुत ज़्यादा नोट डाउन मत करिए, क्योंकि उसको एज एन एक्सरसाइज में जैसे 3 पार्ट होते हैं कि एक पर्पस होता है जो मैं आपको पहले दिन बोल रहा था, और एक मेथड होता है, और फिर एक आउटकम होता है कि क्या अचीव करना है, अचीवमेंट क्या होना चाहिए।
उस तरीके से ऑन पेपर एडलर को समझना थोड़ा मुश्किल है, इट्स वेरी मच ऑन फ्लोर। तो आप ऐसे एक्सप्लेन करके निकल जाइए, दैट्स मच बेटर वे टू डू इट, ऐसा मेरा मानना है। अगर आपको स्ट्रक्चरली करना है आप कर भी सकते हैं, ठीक है। ये एक्टर को एक तरीके का ऑथेंटिक बिहेवियर क्रिएट करने की कोशिश करता है। बोल कुछ नहीं रहा है, वो बोल रहा है कि आप इमेजिन करो कि आप एक लेटर आपके लवर से वॉर फिल्म में ले लो, बॉर्डर फिल्म की तरह, लाइक जैसे वो सरहद पे उनके प्रेमिकाएं चिट्ठियां भेजा करते थे, घर से माँ चिट्ठियां भेजा करते थे, आपने देखा ही होगा फिल्म, ठीक है। उस तरीके का पर वो बोल रहे हैं कि इसको आप पर्सनल मेमोरी पे मत ले जाओ, आप इसको इमेजिनेशन पे ले जाओ और उसको कॉन्टेक्स्ट से जस्टिफाई करो, ठीक है। नहीं तो आपको ट्रॉमा हो सकता है, एडलर भी बोल रही है कि आपको ट्रॉमा हो सकता है। और एक जो है इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज वो है एक्शन एंड ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो बहुत एक्शन पे बिलीव करती है। तो उनका कहना है कि जब भी आप स्क्रिप्ट पढ़े या आपने जो भी गिवन सर्कमस्टेंसेस के नाम पे जो दुनिया बनाई है, ठीक है, सेटिंग बनाई है, साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, सोशियो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट जो आपने निकला है, उन सारे कॉन्टेक्स्ट में आप वर्ब को बहुत ज़्यादा महत्व दीजिए। टू वर्ब मतलब जिस पे करने की जरूरत है, टू प्लीड, टू सीड्यूस, टू डिस्ट्रॉय, टू रेस्क्यू, टू ईट, टू गो, टू हिट, टू अटैक, टू डिफेंड, इस तरीके के शब्दों को ज्यादा जोर दीजिए ताकि वो आपके लिए एक्शन डिफाइन कर सके। जब आप सोचे तब इस एंगल से सोचे, जब आप लिखे तो इस तरीके की चीजें ज्यादा लिखें, ठीक है, ताकि आप सीन को फीलिंग्स के तौर पे नहीं, रादर टेक्निक के तौर पे आपको समझ में आए कि किस तरीके के एक्शन को ढूंढ के निकालना है। और ये एक्सरसाइज सच में बहुत हेल्पफुल है, ये आप करके भी देख सकते हैं। करके देखिए, दिक्कत हो तो मुझे बताइए। आई कैन हेल्प यू, है ना। मतलब आगे आगे किसी क्लास में बताइए, ये आप करके देखिए। आई वुड रिक्वेस्ट यू कि ये टू वर्ब वाले चीज़ें आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करिए, उसको लिखिए। उससे देखेंगे कि कोई अगर मोनोलॉग आप प्रैक्टिस करें इंटरव्यू वगैरह के लिए, देखिए वो एक्टिंग कितना डायनामिक हो जाता है। यू विल फाइंड डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्शन टू डू, है ना। और क्योंकि आप उसको साइकोलॉजिकल सोशियो पॉलिटिकल सेटिंग से निकाल के ला रहे हैं, इंटेंशन और बिहेवियरल पैटर्न के लिए भी आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव इज ऑलरेडी गिवन इन इट एंड यू ओनली फाउंड द ऑब्जेक्टिव इन द फर्स्ट केस, है ना। और एक एक्सरसाइज है जो भी थोड़ा सा ऐसा इमेजिनेशन की एक्सरसाइज जैसा है, कैरेक्टर बिल्डिंग थ्रू द आउटसाइड इन। कि आप सोचिए कि कैरेक्टर कैसे सोचता है, कैसे बोलता है। वो बेसिकली स्ट्रासबर्ग के एक्सरसाइज की तरह है कि आपको बैठिए और बैठ के आपको जब तक फील ना हो तब तक आपको बैठ के सोचना 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 ही है, ठीक है। थोड़ा बहुत जस्ट पोस्चर बदलिए, ब्रीदिंग बदलिए, रिदम बदलिए, पर जब तक आप इंटरनलाइज नहीं कर लेते हैं तब तक आपको छोड़ना नहीं है। इधर एडलर एक बहुत इंटरेस्टिंग फ्रेज इस्तेमाल करते हैं, मुझे वो फ्रेज बहुत पसंद है। इट्स कॉल्ड इमेजिनेटिव एम्पैथी। है बहुत ही आम चीज, पर द वे एडलर अप्रोचेस इट, इट सीम्स इंटरेस्टिंग। इमेजिनेटिव एम्पैथी, हम सब एम्पैथेटिक है ही कुछ हद तक, ये शागोता। और आपने तो एक्सरसाइजेस के बारे में बता रहे हैं, तो इफ यू कुड जस्ट लिस्ट ऑल ऑफ द एक्सरसाइजेस डाउन देन इट वुड बी वेरी हेल्पफुल। यू विल गेट इट इन द नोट्स। ओके सर। एंड और एक क्वेश्चन था, एज आपने कुछ देर पहले बताया कि जो टाइम का एक एक्सरसाइज है कि कैसे सोच सकते हैं अदर पर्सन, क्या हो सकता है, इंटरप्रिटेशन बहुत अलग अलग हो सकता है, तो वो भी क्या एक्सरसाइज है हमारे लिए? मैंने अभी एक टू डू वाला बताया ना आपको। हाँ। हाँ, मैं उसी को प्रैक्टिस करने के लिए बात कर रहा हूँ। ओके सर। हाँ, उसी को प्रैक्टिस करने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। ओके मुझे सर। लगता है यू वांट टू आस्क समथिंग डिफरेंट, बोलो।
सर मैं बोल रही थी कि जो भी आप मतलब 2-3 एक्सरसाइजेस के बारे में बात हो रहा था, तो मतलब सब कुछ आपने बोला कि नोट्स में मिल जाएगा। एंड मतलब मेरा क्वेश्चन यही था कि आपने पहले वो टाइम के बारे में जो एक्सरसाइज कहा कि बहुत अलग अलग से लोग इसको परसीव करेंगे और मतलब अलग अलग इसका हल निकलेगा। तो मतलब वो क्या एक्सरसाइज हमें करना है? एंड अगर हम वो करें तो इसके बारे में क्या नेक्स्ट क्लास में डिस्कस होगा? हाँ हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ, आप वो करिए तभी तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर पाएंगे। ओके। करेंगे तो हम डिस्कस करेंगे ना, डेफिनेटली। वॉट एवर यू आर डूइंग आई विल डेफिनेटली वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट इट। ओके सर। तो अभी हम बात कर रहे थे इमेजिनेटिव एम्पैथी की। तो हम सब बाय डिफॉल्ट एम्पैथेटिक हैं, कोई भी नहीं भी हो तो हो जाओ, एक्टर को एम्पैथेटिक होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। सो ये जो एम्पैथी है, हम जो भी कैरेक्टराइजेशन करते हैं, कैरेक्टर में जो जो भी फीलिंग्स आती है, इमोशन आते हैं, वो बेसिकली हमारे ही हैं, है ना, एक तरीके से देखा जाए तो। तो अगर कैरेक्टर एम्पैथेटिक है, इसका मतलब मैं ही एम्पैथेटिक हूँ और मैं बस वो कैरेक्टर में प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। पर फिर भी एडलर क्या बोल रही है कि ये इमेजिनेटिव एम्पैथी है, वो आपकी एम्पैथी नहीं है। ये आप एक इमेजिनेशन कर रहे हैं जहां पे यू आर थिंकिंग अबाउट एम्पैथी। ये आपका साइकोलॉजिकल इंट्रोस्पेक्शन नहीं है कि आपने एकदम गहराई से अपने अंदर का जो एम्पैथी है उसी को ढूंढ के निकाला, ठीक है। रादर ये एक इमेजिनेशन की, उसके उस कैरेक्टर के एम्पैथी के साथ आपके एम्पैथी का कुछ लेना देना नहीं। एडलर ये इसलिए बोल रही है क्योंकि जब आप एम्पैथी के कॉन्टेक्स्ट से चीज़ों को समझ रहे हैं तो समझने को अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरा भी हो तो क्या ही प्रॉब्लम है। पर इफ द कॉन्टेक्स्ट इज अबाउट ए किलर, अबाउट ए किलिंग इंस्टिंक्ट, देन हाउ विल यू जस्टिफाई इट? तो क्या आप ये बोलेंगे कि मेरे अंदर का किलर इंस्टिंक्ट ही कैरेक्टर पे प्रोजेक्ट हो रहा है? दैट इज दोज आर दीज आर द एक्चुअली क्रिटिसिज्म ऑफ द अर्लियर मेथड एक्टिंग, है ना। क्योंकि वो बोल रहे हैं कि आप उसमें घुस जाओ। तो अगर साइकोलॉजिकल इंट्रोस्पेक्शन ही इतना इम्पोर्टेंट है तो फिर वो तो किलर कैरेक्टर का जो किलर इंस्टिंक्ट है किलिंग के लिए, वो मेरा ही इंस्टिंक्ट बन जाएगा, बिकॉज आई एम डिगिंग सो मच डीपर इनटू इट, आई एम ओनिंग इट एट पॉइंट। और वो तो वही बोल रहे हैं कि ट्रुथ का वो जो थीन लाइन है वो ब्लर कर दो और तुम वो बन जाओ, और वो कैरेक्टर एक्टर बन जाओ और एक्टर कैरेक्टर बन जाए, उसमें कोई थीन लाइन रहेगी ना। That's why Adler is using this term imaginative empathy. चाहे कितना भी अच्छा इमोशन हो, चाहे कितना भी बुरा इमोशन आपका है ही नहीं, these are all imagination. So आप जो भी एक्टिंग कर रहे हैं, एक्टिंग पे जो भी स्किल आपको दिखाना है, जो भी आपको कैरेक्टर के लिए शेड्स दिखाना है, लेयर्स दिखाना है, वो सारे आप एक इमेजिनरी लेयर से एक्सेस करो, ना कि खुद के जिंदगी से एक्सेस करो। अगर आपके खुद की जिंदगी में है, अगर आप प्रॉपर साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट ढूंढ सकते हैं, उसका सबटेक्स्ट ढूंढ सकते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव ढूंढ सकते हैं, तो आप उसके लिए एक्शन इमेजिनरी सर्कमस्टांसेस से भी ढूंढ के निकाल सकते हैं। एडलर इज सेइंग दिस, ठीक है। और उसके बाद आता है एडलर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज द सबटेक्स्ट वर्क। डेवलप नुआंस्ड लाइन रीडिंग दैट रिफ्लेक्ट गिवन सर्कमस्टांसेस। एडलर बहुत स्क्रिप्ट रीडिंग पे फोकस करती है। इससे पहले हमने दो मेथड पढ़े जिनमें रीडिंग के बारे में बात करते हैं। एक था ब्रेक्स्ट, पर ब्रेक्स्ट की रीडिंग की पर्पस बहुत अलग है, और एक था माइसनर। माइसनर बहुत लूजली इसी दिशा में पढ़ रहे थे, पर हाँ फिर भी ऐसा नहीं है जैसा एडलर चाह रही है। एडलर फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे इन कैरेक्टर सीरियस रीडिंग की डिमांड करती है। अलग अलग तरीके से रीडिंग करो, जितने वैरायटी हो सकता है रीडिंग में लाओ। ये अलग अलग वैरायटी एक्सेस करने से एडलर का कहना है
क्या होता है आपके लिए इमेजिनेशन की जो दुनिया है उसको करना बहुत आसान होता है, बिकॉज यू आर गिविंग योरसेल्फ द ऑप्शंस ऑफ वैरायटी। उससे एक तरीके का डिटैचमेंट पैदा होता है कैरेक्टर से, जिससे आपको इमेजिनेशन से ही कैरेक्टराइजेशन करने में मदद मिलती है, रादर देन टू मच ऑफ साइकोलॉजिकल इंट्रोस्पेक्शन। ठीक है, जब भी डायलॉग पढ़ें, जब भी स्क्रिप्ट पढ़ें, ऑब्वियसली कॉन्टेक्सचुअल अवेयरनेस रखें, कहाँ पे, क्यों, कब, कैसे, इन सब का ध्यान रखें। ठीक है, और बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेशनल रीडिंग ना करें, मतलब फेक चीज़ें ना करें। जो आपको फील हो रहा है उसी को ट्रूली प्रोजेक्ट करें, और जो आपको फील नहीं हो रहा है उसको जाने दें। अगर आपको लग रहा है कि और फीलिंग की ज़रूरत है तो उसके ऊपर काम करें, वो उस पे फोकस करें, ना कि उसको फेक प्रेजेंटेशन में उसको अचीव करने की कोशिश करें। ठीक है, पर जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है कॉन्टेक्सचुअल अवेयरनेस के साथ साथ डिफरेंट डिफरेंट नुआंस्ड लाइन रीडिंग। बहुत ज़्यादा रीडिंग करना पड़ता है। आप एडलर के स्कूल में से पढ़े हुए लोगों से बात करेंगे या किताब पढ़ेंगे, किताब वगैरह पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि कितना स्क्रिप्ट पढ़ने के बारे में बात करता है। और एडलर स्क्रिप्ट लेके बैठती है और एक्टर के पास, मतलब वो खुद स्क्रिप्ट लेके बैठते हैं, एक्टर के पास स्क्रिप्ट होता है, पढ़ते हैं और हर एक लाइन पे रोक के उसके कॉन्टेक्स्ट, उसका सबटेक्स्ट, उसका ऑब्जेक्टिव, उसका क्लास, उसका टाइम पीरियड, उसके सोशो पॉलिटिकल सिनेरियो, वो सब बात करते हैं। हर एक लाइन पे रुक रुक के बात होती है। तो स्क्रिप्ट एनालिसिस बिकम्स ए मेजर पार्ट ऑफ द होल प्रैक्टिस। ठीक है, तो जो आपके एडलर के मेथड से जो बेसिकली एक्टर अचीव करता है वो है बहुत ज़्यादा एक डीप टेक्सचुअल एनालिसिस डेवलप होता है, जो एनालिसिस एक्चुअली मददगारी होता है। ठीक है, एक बहुत एक्टिव इमेजिनेटिव एबिलिटी आ जाती है, एक कल्चरल अवेयरनेस आ जाता है, बिकॉज यू आर एक्सेसिंग डिफरेंट कल्चर, एनालाइजिंग इट। और जो क्योंकि एडलर पढ़ने के ऊपर बहुत जोर देते हैं, तो एक अवेयरनेस आ ही जाता है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा बिहेवियरल साइकोलॉजी पे भी डिपेंड करता है, रादर देन पर्सनल मेमोरी। और जो एक्शन है वो बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, रादर इमोशन बेस्ड होने से ज़्यादा। ठीक है, स्टूडेंट को जो एडलर के स्कूल में जाते थे, उनसे ट्रेन होते थे, वो हमेशा एडलर बोलती थी कि आई वॉन्ट टू टीच यू द क्राफ्ट लाइक इट्स ए क्राफ्ट, आई डोंट वॉन्ट टू टीच यू द क्राफ्ट लाइक इट्स ए थेरेपी। इससे पहले क्या, आगे भी आप जब जब एक्टिंग के टेक्निक के बारे में बात करेंगे, अलग अलग एक्सपर्ट टीचर से आप मिलेंगे, आप देखेंगे कि लोग ऐसे बोलते हैं कि एक्टिंग और कैरेक्टराइजेशन अपने आप में बहुत थेराप्यूटिक है। एडलर सिंपली डजंट बिलीव इट। एडलर सेज दैट कि अगर ये थेराप्यूटिक है तो फिर ये परफॉर्मेंस नहीं है, अगर ये परफॉर्मेंस है देन इट कैन बी थेराप्यूटिक। So if it's a performance, then you need a craft and skill, and for that I will teach you the craft. I don't teach you like you are a therapy patient. ठीक है, सो आप समझ ही सकते हैं बेसिक मुद्दा ये है कि क्राफ्ट इज क्राफ्ट, थेरेपी इज थेरेपी। सो यू आर मोर ऑन द focused on the skill part of it, okay, rather than too much focusing on memory, emotion, all these things. स्टैनिस्लावस्की से अच्छा, ये ऑलरेडी हमने बात कर ही लिया कि स्टैनिस्लावस्की से एक्शन उठाया, इमेजिनेशन, मेमोरी, ये सब कैसे कैसे इंस्पिरेशन के तौर पे लिया है, लिटरेचर कल्चर से कैसे इंस्पिरेशन लिया है। इमोशन जो है ना, अभी आज हम फिर जो 4 मेजर लोग हैं मेथड एक्टिंग के नाम पे, जो 4 लोगों को हम सबसे ज़्यादा देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, वो 4 लोग हैं। कौन कौन? एडलर, स्ट्रासबर्ग, माइजनर, चेकॉफ। ठीक है, अब देखो इसमें स्टैनिस्लावस्की है ही नहीं, क्योंकि स्टैनिस्लावस्की सिस्टम है और मेथड एक्टिंग के नाम पे ये बाद में ही डेवलप हुआ है।
इमोशनल में बेसिकली क्या डिफरेंस है? एडलर जो है वो इमेजिनेशन विद ए कॉन्टेक्स्ट की बात करती है। स्ट्रासबर्ग बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेमोरी की बात करता है। माइसनर इम्पल्सिव बिहेवियरल रेस्पॉन्स की बात करता है। चेकॉव सराउंडिंग में जेस्चर की बात करता है। ठीक है। सबके ही फाउंडेशन एक तरीके से देखा जाए तो स्तानिस्लावस्की ही है। माइसनर इसमें इनमें से सबसे ज्यादा अपार्ट है, डिफरेंट है। बाकी सब एक तरीके से कहा जाए तो स्तानिस्लावस्की में ही बसे हुए हैं। इसमें जो चेकॉव है उसमें कार्ल यंग की कुछ फिलोसफी है। एक फिलोसोफर है कार्ल यंग, जो यिंग यांग, आपको मैंने पता ही नहीं क्या है, आपको पता है कि नहीं है? नहीं है तो भी ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है, बाद में कभी बात करेंगे। कार्ल यंग करके फिलोसोफर है, वो थोड़ा सा चेकअप को इन्फ्लुएंस किया। ठीक है। कैरेक्टर बिल्डिंग के सेक्शन में एडलर जो है बहुत ज़्यादा कॉन्टेक्चुअल और सोशियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग को महत्व देती है, इंपॉर्टेंस देती है। स्ट्रासबर्ग मेथड एक्टिंग है, सो इट्स ऑल बेसिकली हाउ द इनर बायोग्राफी, इनर अंडरस्टैंडिंग कैसा है। माइसनर अगेन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, रेस्पॉन्ड करो। और चेकॉव जो है सिंबॉलिक है क्योंकि वो जेस्चर की बात करते हैं। और कैरेक्टर पे एक चेकॉव एक आर्केटाइप की बात करते हैं। आर्केटाइप जो है वही कार्ल यंग की देन है चेकॉव को। चेकॉव की देन हमने कार्ल यंग के बारे में बात की थी क्या? आई डोंट थिंक सो, मुझे लग रहा है कि नहीं की थी। ये एक छोटे से हम बता देंगे एक दिन। हाँ, आर्केटाइपल जो कैरेक्टर है वो कार्ल यंग अपने साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग से कैसे एक्सप्लेन करते हैं और वो चेकॉव को कैसे इंस्पायर किया। ठीक है। सीन मेकिंग में जब बात आती है तो एडलर बोलते हैं कि सीन के ऑब्जेक्टिव को निकालो और अपनी टेक्निक से उसको अप्रोच करो और कुछ नहीं करना है। स्ट्रासबर्ग कह रहा है कि इनर जस्टिफिकेशन बहुत जरूरी है। जब तक इनर जस्टिफिकेशन नहीं होता है तब तक सीन अप्रोच करने का कोई मतलब नहीं है। माइसनर जो है वो बोल रहे हैं कि इम्प्रोवाइजेशन करो बहुत ज़्यादा और रिएक्शन और रेस्पॉन्स प्रैक्टिस करो। और चेकॉव कह रहे हैं कि एक्सटर्नल एक्शन से आप एक इंटरनलाइजेशन की तरफ जाइए और उसी से सीन को अप्रोच करें। स्टेला एडलर की मेथड से जो फिल्में हैं उसमें से जो इंटरेस्टिंग फिल्म आप देख सकते हैं वो है ए स्ट्रीट कार नेम डिजायर। ये फिल्म आप देखिए, आई वुड रिक्वेस्ट यू। आप लोगों को थोड़ा बोरिंग लग सकता है पर फिर भी आप देखिए, नहीं लगना चाहिए वैसे तो। अगर ये फिल्म आपको बोरिंग लगी तो थोड़ी मुश्किल ही है। तो ये फिल्म देखिए, ये देखिए और ये फिल्म देखिए एपोकलिप्स नाउ। एपोकलिप्स नाउ में मार्टिन शीन है और स्ट्रीट कार नेम डिजायर में मार्लोन ब्रांडो है। ब्रांडो ने एक बार कहा था कि शी टॉट मी टू बी रियल नॉट जस्ट इमोशनल। बहुत बड़ी बात कही थी कि इमोशनल होने से एक्चुअली आप देखेंगे सच में आप जब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं आप ना एक्चुअली अपने क्राफ्ट में बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते हैं। इमोशन हमको ओवरवेल्म कर देते हैं ना, और जब हम ओवरवेल्म हो जाते हैं तो कहाँ हम चीज़ों को अच्छे से टैकल कर पाते, डील कर पाते, नहीं कर पाते। और वही होता है, एग्जैक्टली वही होता है। और इसीलिए रियल होना, इसलिए एडलर की टेक्निक फिल्म में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई क्योंकि माइजनर में रिहर्सल की बहुत ज़रूरत है, उसके बाद एक इंस्टेंट परफॉर्मेंस की बात है। पर एडलर बोल रही है कि रिहर्सल नहीं, आप स्किल पे ध्यान दो, स्किल पे इतना टाइम दो कि जब सीन आए तुरंत कर सकते हैं। सो एडलर बेसिकली ये जो ऑडिशन करके तुरंत इंस्टेंट स्विच ऑन स्विच ऑफ वाला मामला है उसमें एडलर भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई। दैट्स व्हाई फिल्म बिकेम ए ह्यूज सक्सेस टू हर। स्टेला एडलर की सबसे पॉपुलर जो किताब है उसके मास्टर क्लासेस से लिया गया है, द आर्ट ऑफ एक्टिंग स्टेला एडलर की, वो किताब आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा भी द टेक्निक ऑफ एक्टिंग करके किताब है, एक दो किताब और हैं, ये सब आप पढ़ सकते हैं। पर सबसे पॉपुलर है स्टेला एडलर द आर्ट ऑफ एक्टिंग। उसमें बहुत डिटेल में एक्सरसाइजेस दिए हुए हैं
वो एक्सरसाइज पढ़ के बहुत चीज़ें समझ में आती है। उसका कारण ये है क्योंकि उसमें एक्सरसाइज दिया नहीं गया है, रादर एक्सरसाइज को बताया गया है, जैसे केस स्टडी के तौर पे कि एडलर मिस्टर एक्स वाई जेड के साथ ये एक्सरसाइज कर रही है, तो वो बोलती है कि ये एक्सरसाइज हुआ, मिस्टर एक्स को इंस्ट्रक्ट किया गया है, नाउ मिस्टर एक्स इज डूइंग दिस, नाउ मिस्टर एक्स के आउटपुट के तौर पे मिस्टर एक्स का फीडबैक किया है, फिर स्टेला एडलर का फीडबैक ये है, इस तरीके से लिखा है। तो आपको समझ में आता है कि ये करने से एक्टर में क्या चेंजेस फील हुए और उसमें एडलर का क्या फीडबैक है कि उसको ये फीडबैक, उसको ये आउटपुट मंजूर है कि नहीं है। ठीक है। ये तो मैंने पहले ही बोल दिया है एक्चुअली कि न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी स्टेलेडलर का एक करिकुलम चलता ही है उस, और स्टेलेडलर की खुद का स्टूडियो ऑफ एक्टिंग करके इंस्टीट्यूट भी है जहाँ पे वो काम करती है। एडलर व्यूड द एक्टर एज ए कल्चरल वर्कर, मतलब बेसिकली केस स्टडी के तौर पे ही देखती है वो। हर मेथड फॉस्टर एक्सपेंसिव ह्यूमनिस्टिक स्टोरी टेलिंग, जो अभी ब्रांडो रियल की बात कर रहा था। इमेजिनेशन इज द की टू ट्रांसफॉर्मेशन। मैं आपको क्विकली दो वीडियो दिखाता हूँ, जो आप देखिए। Hello, sir. You are inaudible. I'm not saying anything. You can't see the video? Yes, sir. वीडियो की आवाज आ रही है? No, मैं पढ़ रहा हूँ वैसे। बाकियों को आ रही है वीडियो की आवाज? नहीं सर। नहीं अभी तो मैंने पॉज किया है, आ ही नहीं रही थी क्या वीडियो की आवाज? सर वीडियो में आवाज नहीं है, मुझे लगा नहीं सर, सर नहीं। वीडियो में लाइक बिना, नहीं सर आ ही नहीं रही थी। ओह आई एम सॉरी। ओह ओके, आपको मैंने बोला जब मैं वीडियो बोल रहा हूँ। अभी आ रही है? No, sir. नो सर। ओह ओके, एक सेकंड, मैं फ्रेश शेयर करता हूँ। and emotional depth. While both techniques aim अब आ रही है? to enhance sir. an actor's performance, आ रही है ना? हाँ सर। ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी।
Let's dive into the details of these two influential acting techniques. Stella Adler's technique is rooted in her studies with Konstantin Stanislavski, but she took his teachings in a unique direction. Adler emphasized the importance of an actor's imagination in creating a character's inner life. She believed that actors should not rely solely on personal experiences, but instead use their imagination to explore heightened reality, metaphor, and symbolism. In contrast, Lee Strasberg's method, often referred to as method acting, places a strong emphasis on emotional memory. Strasberg encouraged actors to draw upon their personal emotional experiences to evoke authentic emotions on stage. This involves recalling and reliving emotional memories to connect with the character's inner life. Adler's technique focuses more on the character's actions rather than their feelings. Actors are encouraged to analyze the script deeply, understanding the character's motivations, desires, and obstacles. The actions an actor performs are seen as the justification for their character's behavior. On the other hand, Strasberg's method involves analyzing the character's given circumstances, including time, place, relationships, and events. This helps actors understand their character's motivations and embody the role more convincingly. Strasberg also used techniques like sense memory and substitution to help actors create realistic physical and emotional responses. Another key difference is in the approach to emotional authenticity. Adler's technique encourages actors to imagine possibilities beyond their current reality, while Strasberg's method relies on the actor's personal emotional memories to achieve authenticity. Stella Adler also stressed the social responsibility of actors, believing that their craft should contribute to social growth and change. This aspect is not as prominently featured in Strasberg's method, which focuses more on achieving realism and emotional depth. While both techniques aim to enhance an actor's performance, Adler's method relies heavily on imagination and character actions, whereas Strasberg's method emphasizes personal emotional memories and sensory recall. These differences shape the way actors approach their roles and the depth they bring to their performances. आवाज आ रही है आपको? Yes, sir. Okay. Hi everyone, I'm Viv Mishit and welcome back to my YouTube channel, Viv's Films, where continuing with, in this episode, the Stella, so you can take Stella Adler, and Strasberg, in one of her father's Yiddish plays. She studied in Russia with Konstantin. Adler's technique varies greatly from the methods developed and taught by both Stanislavski and Strasberg. One of her main criticisms of the Stanislavski system is that the use of emotional memory can be damaging for an actor and it will never truly belong in a performance of a character. Even Konstantin Stanislavski himself came to doubt his approach. This technique challenges actors to understand what their character's actions are and how they impact the story. For example, if your character is provoking another character, your character will make the other character angry and will thus escalate the situation. Although emotion is important, Adler recognized there is an effect of an action rather than a cause. The best way to identify this is by specifically labeling in your mind what actions each character is doing and identifying the cause and effect chain reaction in the scenario. This is an important aspect of script interpretation, which is encouraged in the Stella Adler technique. This involves the actor coming to embrace their character and their overall role in the story, which is their life and world. A script is not just seen as words on a page, but a new world created by the playwright or writer and supported by the actor's imagination. So, what are the key principles of the Stella Adler technique? This technique is focused around the development of the imagination, but also promotes personal development. Hello, sir. Yes. क्या आप previous screen को ला सकते हैं, please? Previous page. ये Yes, sir. क्या हुआ? Actually, मेरा question ये है, sir, कि criticism of Stanislavski लिखा हुआ है, ये जो emotional memory की बात तो स्ट्रासबर्ग करते हैं ना? हाँ, पर इफेक्टिव मेमोरी की शुरुआत तो स्टानिस्लावस्की ने ही किया था. Okay, sir.
and supported by मैं the कंफ्यूज actor's हो रहा था सर। imagination. क्या? मैं कंफ्यूज हो रहा था सर। नहीं, शुरुआत तो स्टानिस्लावस्की ने ही किया था, तो फाउंडेशन के तौर पे शी क्रिटिसाइज, नॉट एग्जैक्टली क्रिटिसाइज, मतलब वो तो जाके भी सीख के आई है, तो आप उसको स्ट्रासबर्ग का ही मानो, जो मैंने बोला है आप उसको ही मानो। ये जस्ट एक सम अप के तौर पे मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। आप जो मेथड एक्टिंग है, इफेक्टिव मेमोरी है, उसको स्ट्रासबर्ग के तरफ से ही मानो, ठीक है। पर क्योंकि फाउंडेशन स्टानिस्लावस्की है, इसलिए काफी लोग बोलते टाइम ये बोलते हैं कि शी वाज ए लाइक वोकल क्रिटिसाइज किया है उसने स्टानिस्लावस्की का, क्योंकि उससे उसने बहुत ज्यादा स्टेप अवे किया है, ऐसा बोलते हैं, बस और कुछ नहीं। So, what are the key principles of the Stella Adler technique? This technique is focused around the development of the imagination, but also promotes personal development. Stella Adler believed that an actor should be inspired to learn by presenting their own ideas and personal point of view with acting as a communication medium. Adler was also a firm believer that actors should rely on their imagination to create a fictional life within reality for their character. Essentially, this is her way of incorporating imagination into the craft of acting. A good example of this is David Hewlett, who plays an egotistical but lovable scientist in Stargate, that is, Dr. Rodney McKay, who is faced with dilemmas that simply do not happen in real life, but his acting incorporates his broad understanding of real-world science and passion for problem-solving into the imaginary situations in the galaxies. I'm not sure if he uses the Stella Adler technique, but David Hewlett's portrayal of Dr. Rodney McKay relies heavily on imagination and other elements of this technique. With that being said, Adler encouraged actors to become connected to the world around them and use elements from their world to assist them when navigating the story of their character and the world in which this character exists. I've called this connection because I believe it's the best way to explain this process of how the actor being involved and active in their world, their culture, and their social world ultimately enhances their acting. A quote which I think brings the key principles of Adler herself situation. Finally, I'd like to list many famous alumni, including आपको आवाज आ रही है क्या इसकी? मैं अदर आपको ना लिंक दे देता हूँ, आप फोन पे देख लो, बिकॉज इट्स ओनली ऑडियो, इट्स एडलेट टॉकिंग, ओके। ओके सर, आप लिंक दे दीजिए, आवाज नहीं आ रही है। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि इट्स ओनली ऑडियो, इट्स नॉट दैट इंटरेक्टिव। मैं आपको बेटर है ऑडियो दे देता हूँ। ये एक वीडियो आई रियली वांटेड टू वॉच बिकॉज इट्स ए वीडियो एंड यू कैन सी एडलर टॉकिंग अबाउट हर मेथड। सर आवाज नहीं आ रही है इसकी, अरे यार, ठीक है, ओके ओके ओके, आई विल जस्ट शेयर द लिंक, गिव मी ए मिनट। बट देखना ये वीडियोस, ठीक है। एक और वीडियो है, मैं ये दे देता हूँ, ये आप कितना देखेंगे पता नहीं, ये 1 घंटे का वीडियो जो लास्ट वाला है, ठीक है। ये 1 घंटे का वीडियो है, ये आपको देखना है देखिए, नहीं देखना मत देखिए, बट छोटे वाले तो आप जरूर देखिए, उनको सर स्किप मत करिए। 2 वीडियो है ना?
लास्ट में 2 वीडियो भेजे है ना? 3 वीडियो भेजे हैं, चैट बॉक्स में लिंक है, 3 वीडियो भेजे हैं। उसमें से एक घंटे का है, वो आप नहीं देखना है तो मत देखिए, क्योंकि वो 1 घंटे में जो बताएंगी वो हमने ऑलरेडी 2 घंटे तक डिस्कस किया ही है। फास्ट फॉरवर्ड करके देखना है तो आप देख सकते हैं, नहीं तो इट्स फाइन। ठीक है। So that's basically all about Stella Adler. एडलर के टेक्निक के ऊपर किसी को कोई सवाल है? You can see how beautiful she is. Anyone has a question about Adler's technique? Anything? सर मेथड एक्टिंग का आप एक बात बोल लेते हैं, स्टेला एडलर, माइजनर और 2 कौन थे? चेकॉव। हाँ, चेकॉव, और एक थे स्टैनिस्लावस्की, नहीं आते क्या वो? देखो, बोलने की बात है, ये सारे लोग जो 4 लोग हैं, ये चारों लोगों के एक तरीके से मान सकते हैं कि टीचर है स्टानिस्लावस्की। ठीक है, ओके, है ना? क्योंकि हाँ। उनके बेसिक फाउंडेशन कि जिस किताब पढ़ के उन्होंने नया किताब लिखना चालू किया, वो सारे किताब स्टानिस्लावस्की की ही है। और इन सबके जो बेसिक प्रिपरेटरी मेथड्स है वो भी सारे स्टानिस्लावस्कियन टेक्निक है। पर बात यही है कि हम स्टानिस्लावस्की के सिस्टम को, एक्टिंग को, टेक्निक को मेथड एक्टिंग नहीं कहते, उसको स्टानिस्लावस्की सिस्टम कहते हैं। ठीक है। और उसके बाद जो 3 लोग थे जिन्होंने मिलके वो ग्रुप थिएटर बनाया था, उनमें से स्ट्रासबर्ग ने जो मेथड चालू किया, that method became popular as method acting because it's like too much getting into the emotional memory of it, and at that point it became very popular and it was like referred as method. Okay. और उस ग्रुप में क्योंकि ये भी लोग थे और ये लोग मतलब स्लाइटली ही डिफर कर रहे थे, इट्स लाइक ब्रांचिंग आउट। ऐसा नहीं है कि एक नया एक्टिंग का नया आयाम चालू किया है उन्होंने, क्योंकि वो स्लाइटली ही डिफर कर रहा था और वो एक तरीके से लिटिल बिट ऑफ न्यूनेस दे आर इंट्रोड्यूसिंग इन देयर टेक्निक, तो उनको भी मेथड एक्टिंग के आसपास ही रखा लोगों ने। लोगों की अंडरस्टैंडिंग है, उन्होंने कभी अपने इसको लेवल किया नहीं कि ये मेरा एक्टिंग टेक्निक को मेथड एक्टिंग बोलो, मेरे इसको ऐसा बोलो, ऐसा बोलो, ऐसा बोलो। पर मेथड एक्टिंग, अगर सिर्फ मेथड एक्टिंग की बात करनी है तो इट्स ओनली स्ट्रासबर्ग। वो हम बात करने के लहजे में, समझने के लिए ऐसे बात करते हैं कि इन चारों ने मिलकर शुरू किया, तीनों ने मिलकर शुरू किया, इन तीनों के साथ जो हुआ था, इन्होंने यहाँ से क्या अलग किया, वहाँ से क्या अलग किया। मतलब जो स्टानिस्लावस्की से हटके आए हैं ये 4 लोग, उन चारों में भी क्या क्या डिफरेंसेस हैं, वो समझाने के लिए मैंने आज वाला ये टेबल में ऑलरेडी दे दूंगा आपको नोट्स में कि ये कैसे हैं। एक तो स्टानिस्लावस्की फाउंडेशन है, उसके बाद ये 4 लोग आए हैं, उन 4 लोगों में भी कैसे चीजें बदल बदल सी गई है, उनके बीच में आपसे डिफरेंस क्या है, वही समझाना मेन मकसद है। सर एक चीज आप कर सकते हैं, जैसे कि जो पढ़ा रहे हैं मेन पॉइंट होता है ना, वो लिख के दे सकते हैं हम लोगों को, या फिर राइट ऑन करके, हम लोग के लिए इजी हो जाएगा। इतना बड़ा पीडीएफ, फिर उसको हर एक चीज करके सोचना, एवरीथिंग। मतलब क्योंकि 2 बार तो वीडियो देखना ही पड़ता है हमें, 2 या 3 बार। कौन सी वीडियो? ये जो आप रिकॉर्डिंग करते हैं ना, तो वो पर अपन को तो मैं जो नोट्स भेजता हूँ वो नोट्स आपको नहीं मिलती है क्या? नहीं मिलती है वो, पर वो पूरा पीडीएफ फॉर्म में तो पूरा ही लिखना पड़ेगा, हर एक की थी, वो बहुत ज्यादा हर चीज में सोचना पड़ जा रहा है। मैं तो बना रहा हूँ अभी, 2 ही में पहुंचा। ये आर्गुमेंट मुझे बहुत सही नहीं लगा मनीष, क्योंकि वो पीडीएफ जो नोट्स का है वो इतने पॉइंट वाइज है, जो मैं बोल रहा हूँ लगभग वही सारी चीजें हैं, आप अपनी हिसाब से चीजें वहां से पिकअप कर ही सकते हैं। आप बताओ मनीष, व्हाट डू यू वांट, आप मुझे बताओ, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं नहीं सर, कोई इंपॉर्टेंट चीजें कोई बात नो सर, कोई बात नहीं। अरे वो बाबा, पूछा था जो I'm just क्रक्स में asking. होता है ना, जो क्रक्स में होता है ना, वो उसके लिए बोला था, बट अदरवाइज कोई बात नहीं सर।
अच्छा, आप चाहते हैं कि क्रक्स के लिए एक अलग से नोट्स भेजे आपको? मैं सोच रहा था वैसा। ये आप करो मनीष खुद से। ये ओके सर। करने से आपके लिए ही फायदा रहेगा, समझे? ओके सर। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं दे सकता, मैं दे ही सकता हूँ। अगर मैंने 5 पन्ने का पीडीएफ बनाया तो उसके साथ 1 पन्ने का पीडीएफ बनाना मेरे लिए बहुत बड़ी बात नहीं होगी। पर मैं बताता हूँ, कोई भी चीज़ को समझने के लिए ना, आप एक बार अपने क्लास सुना, फिर आपको नोट्स मिला, आपने वो नोट्स पढ़ा और उसको फिर अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से एक नोट्स खुद भी बनाइए 1 पन्ने का। मल्टीफोल्ड अंडरस्टैंडिंग होने से चीज़ें आपको बेहतर याद रहेगी, बेहतर समझ में आएगी। अगर आपको लगता है मनीष कि उसके बाद भी आपको वो क्रक्स मिलने से ज़्यादा आसान रहेगी आपकी ज़िंदगी, तो मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगा कि आपको वो प्रोवाइड किया जाए, ठीक है? पर मैं चाहूँगा कि आप पहले एक बार कोशिश करें उसको। ओके सर। ओके, ओके। एक चीज और पूछना था, जैसे पूछो कि ना। अगर वो स्टाइल अगर नहीं पूछेगा, जैसे कि एक बार क्वेश्चन में दिया था ना, स्टाइल स्लेस मेथड एक्टिंग, तो अगर वो स्टाइल नहीं पूछेगा तो मेथड एक्टिंग में हम लोग अगर सिर्फ मेथड एक्टिंग ही पूछ दिया तो ये 4 का लिखना है, स्टेनिस्लावस्की का नहीं लिख सकते है ना? मेंशन करिए, मेंशन तो करिए कि मेनली तो स्ट्रासबर्ग का ही लिखना है। हाँ। हाँ, पर उसमें मेंशन तो करिए कि इसके साथ-साथ ये भी थे, फाउंडेशन स्टानिस्लावस्की में था। मैं वही कह रहा था ना, कल या परसों कह ओके। रहा था बातों-बातों में कि आंसर जब लिखें, बहुत स्मार्टली लिखें। बहुत स्मार्टली उनको ये बता दीजिए कि आपने क्या-क्या पढ़ा है, आपको क्या-क्या पता है। पर ऐसा शो ऑफ भी नहीं लगना चाहिए, पर स्मार्टली आपको ये सब बता देना पड़ेगा। मान लीजिए मेथड एक्टिंग बोला और आपने बोला कि अच्छा मेथड एक्टिंग स्ट्रासबर्ग का है, तो मैं सिर्फ स्ट्रासबर्ग का लिख के आ जाता हूँ। आप ही बताइए, जो आदमी सिर्फ स्ट्रासबर्ग लिख के आ जाएगा, उसको ज़्यादा मार्क्स मिलेगा कि जो स्ट्रासबर्ग के साथ-साथ ये भी लिखेगा कि स्ट्रासबर्ग कैसे स्तानिस्लावस्की से इन्फ्लुएंस थे, स्ट्रासबर्ग के कॉन्टेम्पोरेरी जो लोग थे, वो मेथड एक्टिंग के कितने क्लोज़ली काम कर रहे थे, उसको ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। ओके सर। है ना? बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। पर हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, लिखने की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जिस दिन आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे, ऐसा बहुत पॉसिबल है कि उस दौरान आपको ये सारे ट्रिक, टैक्टिक्स कुछ याद नहीं आएगा और सामने हो गई सवाल और आपके दिमाग में जो है वो आप फटाफट लिख के ख़त्म करके निकल के आ जाएंगे। तो इसलिए दिमाग शांत होते हुए, पैनिक होते हुए, ये सारी चीज़ें आपके ज़हन में हो, ज़हन में डालने के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। इसलिए रोज़ लिखिए, रोज़ रोज़ लिखिए, ट्रस्ट में। उसके अलावा सब्जेक्टिव निकालना मुश्किल होगा। रोज़ लिखना प्रैक्टिस करिए, क्योंकि सब्जेक्टिव में बहुत यूनिक सवाल मुश्किल से आते हैं। वही सेटअप सवाल घूम घाम के आते हैं। राइट इट, राइट इट। रोज नए नए ड्राफ्ट लिखिए। एक ही आंसर 4-4, 5-5, 6-6 बार लिखिए। हर एक बार अलग अलग ड्राफ्ट लिखने की कोशिश करिए। छोटा, बड़ा, कॉन्साइज, एलाबोरेटिव, अलग अलग अप्रोच लीजिए खुद से ही। ठीक है? ओके सर। ओके। एनीवन एल्स, एनी क्वेश्चन? यस सर, प्रशांत। यस प्रशांत, बोलिए। एक्चुअली सर मेरे 2 छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। दोनों एक साथ पूछ लो। ओके। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए अगर मुझे स्टेनिस्लावस्की के बारे में पूछा जाता है, या फिर मुझे केवल स्टेनिस्लावस्की के बारे में लिखना अभी है, आप तो कुछ कह उनकी रहे थे मैंने कि देखा है। पीडीएफ नोट्स मिले क्या सॉरी आपको, तो आपने पीपीटी के अलावा हाँ सांची बोलिए। आवाज सॉरी आवाज ओवरलैप हो रही थी सर। एक सेकेंड। सांची, आर यू सेइंग समथिंग? कोई बैकग्राउंड में बात कर रहा है, प्लीज। सांची, आर यू से? पीडीएफ सांची, योर वॉइस इज ब्रेकिंग डाउन। You can write it or you can like, okay, I think Sanchi left. हाँ प्रशांत बोलिए। मैं ये कह रहा था, अगर मुझे स्टेनिस्लावस्की को जानना है, उनके बारे में पढ़ना है, तो केवल उनकी टेक्निक्स को पढ़ना मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने जो 10 पॉइंट्स दिए हैं
जो गिवन सर्कमस्टांसेस हो गया, मैजिक हो गया, और ये वाली चीजें, बस मुझे 10 पॉइंट्स देखने हैं, इनकी हेडिंग देखनी है, और ये इनका मतलब क्या है, बस ये देखना है स्टेनिस्लावस्की की पूरे मेथड में, बस इसका अर्थ यह है। हाँ जी, ओके, दूसरा सही है। क्वेश्चन ये है कि एक जो पिछले जो क्लास में हमने पढ़ा था, उनकी नाम की स्पेलिंग SANFORD है, तो इसका जो आप प्रोनाउंसिएशन बार बार स्टैनफोर्ड क्यों करते हैं, जब ये सैनफोर्ड है ना, ये तो सैनफोर्ड मैजनर, हाँ हाँ, आप बार बार मैंने नोटिस किया आप स्टैनफोर्ड कहते हैं। मैं सैनफोर्ड ही कह रहा था, शायद बोलने में या सुनने में कुछ प्रॉब्लम होगा, सॉरी। ओके, नो, आई नो ओके इट्स सर, सैनफोर्ड, शायद कुछ बोलने में इसमें अलग ओके, सुनाई सो दे दैट रहा होगा। सैनफोर्ड मैजनर। सैनफोर्ड माइजनर, स्टैनफोर्ड नहीं है, ओके सैनफोर्ड, सर, ओके सर, सैनफोर्ड माइजनर, यस यस। ओके, इज सांची बैक? नो, सांची इज नॉट बैक। ओके, चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन। Tomorrow we will talk about थैंक यू सो मच Brothos. सर। Yes, tomorrow we will talk about Brothos. Thank you.